Dear students, today we are going to discuss about alkynes. In this lecture we will discuss about introduction to alkynes, nomenclature of alkynes, structure of acetylene, physical properties of alkynes, preparation of alkynes, acidity of terminal alkynes and reactions of alkynes. First of all, introduction to alkynes. That what are alkynes? Those hydrocarbons in which at least one carbon-carbon triple bond is present are called alkynes. Alkynes क्या होते हैं? अल्काइंस हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको हम अल्काइंस कहते हैं। तो अल्काइन इज ए क्लास ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? द हाइड्रोकार्बन इन विच द वैलेंसीज ऑफ सम ऑफ द कार्बन एटम्स आर नॉट फुली सेटिस्फाइड, दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। याद रखिएगा कि वो कार्बन एटम जो तमाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी एक कार्बन एटम जब 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो सैचुरेटेड होता है, यानी उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है। और जो कार्बन जो है डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो उसमें 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते। मीन के ज़ाहिर है जब वो एक डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसमें 2 सिंगल वो बनाएगा, और अगर वो एक ट्रिपल बना रहा है तो वो एक सिंगल बनाएगा। तो जब भी कार्बन 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा तो वो कार्बन क्या होगा? अनसैचुरेटेड होगा। और जब वो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो वो सैचुरेटेड होगा। तो अल्काइन में वो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, मीन अनसेटिस्फाइड होते हैं। इसी वजह से इनकी रिएक्टिविटी, अल्काइन और अल्कीन की जो रिएक्टिविटी है वो अल्केन से ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन सेटिस्फाइड नहीं होता। जनरल फार्मूला CnH2n+2, n क्या शो कर रहा है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, जनरल फार्मूला बल्कि थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं इसको, इसमें थोड़ी मिस्टेक है। दिस शुड बी -2। जनरल फार्मूला अल्काइन का क्या होगा? CnH2n-2। ओके, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन। अब ये शो कर रहा है कि अल्काइन में अल्केन का मुकाबला में 4 हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, अब अल्केन का फार्मूला हम लिखते हैं CnH2n+2। द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज नोन एज एसिटाइलिन। ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस, यानी गैस वेल्डिंग जो होती है उसमें एसिटाइलिन आमतौर पर यूज होता है, क्योंकि एसिटाइलिन फ्लेम जो होता है वो हाईली एनर्जेटिक होता है और उसका टेम्परेचर मोर देन 3000 डिग्री तक होता है। तो इस वजह से वेल्डिंग पर्पस के लिए हम एसिटाइलिन को यूज करते हैं। दिस इज मोस्ट कॉमन अल्काइन। नॉमेनक्लेचर अल्काइन का देखते हैं। सबसे पहले कॉमन सिस्टम। फर्स्ट मेंबर अल्काइन का जो होता है उसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, तो एसिटाइलिन कॉमन नेम में हम इसे एसिटाइलिन कहते हैं, और IUPAC नेम में एसिटाइलिन जो है वो कुछ कॉमन नेम जो होते हैं वो IUPAC की तरफ से, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फेयर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से भी रिकमेंडेड होते हैं। तो इसका कॉमन नेम हम यही लेते हैं, एसिटाइलिन। हायर अल्काइंस आर कंसिडर्ड एज द अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटाइलिन, यानी हायर अल्काइन, क्योंकि कॉमन सिस्टम जो होता है उसके कोई प्रॉपर रूल्स नहीं होते। ठीक है, उसमें कोई एक जनरलाइज फॉर्म में हम उसको कंसिडर करते हैं, तो विदाउट एनी प्रॉपर रूल्स, जो सेट ऑफ रूल्स होता है UPSC सिस्टम के लिए हमने डिस्कस किया था, वो यहाँ पे इनके लिए यूज नहीं होता। तो हम इनको क्या कहते हैं जी? अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एसिटाइलिन। इसका क्या मतलब है कि जो अल्काइंस होते हैं वो हम जो सिंपलेस्ट अल्काइन है यानी एसिटाइलिन है, तो हायर अल्काइन हम उनके डेरिवेटिव कंसिडर करते हैं। तो अल्काइल डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन को हम अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं। दिस इज मिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है,
इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले जो एसिटाइलिन है उसका एक हाइड्रोजन मिथाइल से हमने सब्स्टिट्यूट किया है, इसलिए हम इसे मिथाइल एसिटाइलिन। यहाँ पे अगर आप देखें डाई मिथाइल एसिटाइलिन, दोनों हाइड्रोजन हमने सब्स्टिट्यूट किए हैं। और यहाँ पे जो है वो इथाइल एसिटाइलिन के एक हाइड्रोजन हमने इथाइल से सब्स्टिट्यूट किया है। इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल है, तो इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन है, दोनों हाइड्रोजन यानी अल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हुए हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेयर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो नोमेनक्लेचर अल्काइन के दिया, अल्काइन के लिए बनाया हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। IUPAC सिस्टम, तो इसमें रूल्स होते हैं और प्रॉपर रूल्स के तहत आपने नेमिंग करनी होती है अल्काइन की। सबसे पहला रूल क्या होता है, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द ट्रिपल बॉन्ड। आपने अपने अल्काइन में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, जो कि ऑलरेडी हम अल्कीन में डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरह वही तरीका है इसका भी सिलेक्शन का। फ़र्क क्या होता है कि वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को हमने देखना होता है, यहाँ पे सॉरी डबल बॉन्ड को हमने देखना होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। नंबर द चेन स्टार्टिंग एट द एंड क्लोजेस्ट टू ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। दूसरा काम क्या, आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आपने उस एंड से करनी है जो ट्रिपल बॉन्ड के करीब आ रहा हो, क्लोज आ रहा हो, उस तरफ से नंबरिंग करनी है। चेंज ए एंडिंग टू वाई एन ई। आप अल्केन में आखिर में ए नहीं आता है, जो यानी सफिक्स होता है अल्केन का, फैमिली नेम जो होता है वो ए नहीं होता है। अल्केन चूंकि एक अलग फैमिली है तो उसके आखिर में वाई एन ई आएगा। गिव ब्रांचेस और अदर सब्स्टिट्यूएंट्स एज नंबर टू लोकेट देयर पोजीशन, ठीक है। जो ब्रांच होगा या सब्स्टिट्यूएंट होगा उसके ऊपर ज़ाहिर है कोई ना कोई नंबर आपने देना होता है, वो किसी पोजीशन पे आ रहा होता है तो उसकी पोजीशन आपने लिखनी होती है, ये याद रखना है, ठीक है, नाम लिखते वक्त। यहाँ पे यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, चेन सेलेक्ट करनी है, फिर नंबरिंग करनी है, फिर नेमिंग करनी होती है। नाम देते हुए अभी क्या रूल आप अप्लाई करेंगे, कौन से रूल आपने देखने हैं, वो कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है प्रोपाइन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें टोटल 3 कार्बन है। नंबरिंग किस तरफ से हम करेंगे, चेन तो यही हो जाएगा, ये आपके पास एक चेन है, तो 1 2 3 नंबरिंग आपने इस तरफ से करनी है। क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, अगर आप इधर से आएंगे तो वो 2 पे आएगा, तो ये इस साइड से ठीक है। तो दिस इज प्रोपाइन, ठीक है। इसको प्रोप 1 आयन भी कहते हैं IUPAC में। दोनों नाम एक्सेप्टेबल हैं, दोनों एक्सेप्टेड है नाम। तो 1 ना भी लिखें आप तो अंडरस्टूड होता है कि ये 1 पे ही आएगा ट्रिपल बॉन्ड। 2,6 डाइमिथाइल 3 हेप्टाइन, नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे इसमें अगर आप देखें तो आपने सबसे पहले चेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेट से आपने ये चेन सेलेक्ट कर लिया स्ट्रेट, ठीक है। क्योंकि आप देखें ना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आपने चेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें 7 नंबर आ रहे हैं। देखें इधर से अगर आप देखें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ये भी वही बन रहा है। अगर आप इसको करें एक ही बात है, ठीक है। तो यानी ये यू शेप भी आप कर सकते हैं, ये आप एल शेप भी कर सकते हैं, या आई शेप भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब नंबरिंग किस तरफ से करनी है, देखें 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड इधर से आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो आपने इस तरफ को प्रेफर करना है, क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड करीब आ रहा है, यानी ये इस एंड के ये क्लोज आ रहा है, इधर इस एंड से ये दूर आ रहा है। तो नंबरिंग इधर से करनी है, इसके ऊपर नंबरिंग कर लेनी है 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद नंबरिंग के बाद आपने ज़ाहिर है इसको भी एक नंबर मिला है, इस कार्बन को भी एक नंबर मिला है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है यानी बायर जो ग्रुप जो ब्रांचेस लगी हुई है, इन ब्रांचेस को अपने पहले नाम देना है। तो सबसे पहले पहली ब्रांच का नंबर क्या हमारे पास बन रहा है, 2 पे मिथाइल आ रहा है और फिर 6 पे आ रहा है। तो 2 6 नंबर के दरमियान क्या कहा था, कामा लगाना है, और नंबर और नेम के दरमियान डैश लगाना है। 2 6 यानी 2 पे मिथाइल और 6 पे डाई मिथाइल 3 हेप्टाइन, ठीक है। 2 6 डाई मिथाइल क्यों, क्योंकि 2 मिथाइल है। तो फिर आपने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लगानी है। अब ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 3 पे, ठीक है। उसके बाद फिर डैश, ये डैश आपने डैश और कामा का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, बहुत से बच्चे नहीं करते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर में, इसके बगैर आपका नाम कंप्लीट नहीं होगा। तो 3 हेप्टाइन,
वैसे हम इसे हेप्टेन कहते हैं अगर ये अल्केन होता। तो आखिर में मैंने क्या कहा था, YNE, यहाँ पे ई भी लगा लें, ई मिसिंग है, ई यहाँ पे होना चाहिए, तो ई को यहाँ पे आप ऐड कर लें, 3 हेप्टाइन, यानी 3 के ऊपर इसका ट्रिपल बॉन्ड है। हेप्टाइन मीन 7 कार्बन है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसिटाइलिन ये कॉमन नेम है, ये नीचे जो आपको नज़र आ रहे हैं रेड कलर से ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम ये ब्लू कलर से नज़र आ रहा है। यहाँ पे इथाइन, दिस इज इथाइन, ठीक है। यहाँ पे 1 ब्यूटाइन, देखें आप नंबरिंग किस तरफ से करनी है, जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड करीब आ रहा हो। तो यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4, 1 2 इधर से करीब आ रहा है, तो 1 ब्यूटाइन होगा, क्योंकि ये 2 भी हो सकते हैं, नंबर मस्ट है इसमें, ठीक है। तो ये दिस इज 1 ब्यूटाइन। तो ये टर्मिनल अल्काइन भी है, इसको हम कहते हैं, क्योंकि टर्मिनल अल्काइन वो होता है जिसके 1 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड हो, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरनल अल्काइन वो होता है जिसमें 1 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड ना हो। तो अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक चेन बन रहा है ओवरऑल, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। तो नंबरिंग किस तरफ से करनी है, अब इधर से आए तो 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 2 पे 2 पेंटाइन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 4 मिथाइल 2 हेक्साइन। अब आप देखें नंबरिंग इस तरफ से अगर आप करें 1 2 3 4 5, यहाँ से यानी ये चेन अगर आप सिलेक्ट करें तो इसमें नंबर कम आ रहा है, 5 नंबर बन रहा है, यहाँ पे 6 बन रहा है। तो आपने चेन ये सिलेक्ट करनी है, याद रखिएगा ये चेन सिलेक्ट करनी है। तो 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से आए तो बहुत दूर आ रहा है, यानी ठीक है 1 2 3 4 पे ये आ रहा है। दिस वन इज बेस्ट सिलेक्शन, यानी यहाँ से नंबरिंग आपने करनी है, और सिलेक्शन भी ये ठीक है और नंबरिंग भी इस तरफ। तो 4 पे मिथाइल आ रहा है इधर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिथाइल है, 4 कार्बन के साथ अटैच है, 4 नंबर वाले कार्बन के साथ, और 2 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक्साइन मीन टोटल कार्बन कितने 6 हैं। तो मैंने क्या कहा था उसके लिए क्या लगाना है आपने, हेक्सेन। अगर वो अल्केन हो, अल्कीन हो तो एक्जीन, और ये चूंकि अल्काइन है तो एक्साइन। कॉमन नेम है से इथाइल एसिटाइलिन, इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन, सेकेंडरी ब्यूटाइल मिथाइल एसिटाइलिन कॉमन नेम है, लेकिन ये याद रखने मुश्किल होते हैं। आप IUPAC नेम को इनका समझें, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देखें, दिस इज़ नॉट सिंपल अल्काइन। अब इसमें एक हाइड्रोजन हमने ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूट किया, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो उसका भी नाम हमने लिखना होता है फिर, ठीक है। अब देखें ना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से अगर आप देखें तो 1 2 3, इधर से भी ये 3 पे आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपने नंबरिंग किस तरफ से करनी है, इस तरफ से, दिस इज द बेस्ट सिलेक्शन, ठीक है। वैसे आप मतलब इसको भी सिलेक्ट करें, ये इसको एक ही बात है, क्योंकि ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पे ब्रोमीन आ रहा है एक कार्बन के साथ, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो प्रेफरेंस आपने इसको देनी है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, आपने इसको प्रेफरेंस नहीं देनी। अब यहाँ पे ये 2 पे मिथाइल आपके पास आ रहा है, यानी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आपका 2 पे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आपका 1 पे आ रहा है, तो फिर आपने 1 वाले को प्रेफर करना है इसके ऊपर 2। तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है और इधर का जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमो 5 मिथाइल 3 इथाइल। और अगर आप इसको 6 ब्रोमो 2 मिथाइल यानी इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये गलत होगा। उसकी वजह क्या होगी कि आप मिथाइल का फिर 2 नंबर लगाएंगे ना, तो अब मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे 2 आ रहा है, जबकि BR सब्स्टिट्यूएंट 1 पे आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर आपके पास जो एक तरफ से एक पोजीशन पे आ रहा है 1 पे, एक तरफ से 2 पे आ रहा है, तो जो नंबर आपके पास जिसको छोटा नंबर मिल रहा है वो ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है, क्योंकि 1 जो है वो स्मॉलर होता है कंपेयर टू 2। तो आपने मतलब जो स्मॉलर नंबर देना है इसको, और वो सूटेबल होगा। क्लियर हो गया। तो आपने ये वाले जो नेम है इसके लिए यूज़ नहीं करना, बल्कि ये सूटेबल नेम है। उसके बाद नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो 2 ट्रिपल बॉन्ड है। जब 2 ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें आपने किसी एक तरफ से जो है पहले सिलेक्ट करना है चेन। अब जब देखें चेन आपके ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी। तो नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल से करीब आ रहा हो। तो यहाँ से ज़ाहिर करीब आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 6 पे मिथाइल आ रहा है, ये 6 है, 6 पे मिथाइल आ रहा है। तो उसके बाद जो है वो
इधर से भी कर सकते हैं, इधर से एक ही बात है, आप 6 इधर 6 ही आएगा, यानी आप इधर जाते हैं, ये इधर जाते हैं, इधर जाएंगे तो ये मिथाइल आ जाएगा, इधर जाएंगे तो ये मिथाइल आ जाएगा। 6 मिथाइल 1 4 हेप्टाडाई आयन, 1 के ऊपर भी ट्रिपल बॉन्ड है और 4 के ऊपर भी ट्रिपल बॉन्ड है, 2 बार है। तो पहले हेप्टा लिखना है, फिर डाई लिखना है, फिर आयन। आर एक और तरीका भी है, 6 मिथाइल हेप्टा 1 4 डाई आयन, यानी हेप्टा पहले लिखते हैं और नंबर बाद में लिखते हैं। तो ये दोनों करेक्ट हैं, आप इस तरह लिखें या इस तरह, एक ही बात है, यानी दोनों करेक्ट हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन, अल्काइन का स्ट्रक्चर समझने के लिए हम एसिटाइलिन को एज एग्जांपल लेते हैं ताकि हम आसानी से अल्काइन के स्ट्रक्चर को समझ सकें। इन अल्काइंस ईच कार्बन एटम हैज 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल व्हिच लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी सेम लाइन के ऊपर आमतौर पर होता है। तो एसिटाइलिन जो है वो एक अल्काइन है। तो बाकी जो अल्काइन होते हैं, जितने भी अल्काइन होते हैं, उनमें जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा, जो वो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, उन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, और उन पे जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो सेम प्लेन में होते हैं। ईच कार्बन एटम हैज 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द प्लेन ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारे पास जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है वो एक ही लाइन में होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अल्काइन की जो ज्योमेट्री बनती है वो लीनियर बनती है, एंगल 180 बनता है। तो ईच कार्बन एटम हैज 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अल्काइन के केस में हर वो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, याद रखिएगा ये तमाम कार्बन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ उस कार्बन की बात हो रही है जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो उस कार्बन के पास यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले हर कार्बन के पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। तो वो कैसी पोजीशन में होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, मीन 90 का एंगल बन रहा होता है उनके, अगर आप दोनों की पोजीशन को देखें तो, एंड टू द प्लेन ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द प्लेन ऑफ, यानी प्लेन ऑफ sp के भी परपेंडिकुलर होते हैं और आपस में एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते हैं। One sp hybridized orbital of one carbon atom linearly overlap with the sp hybridized of other carbon atom to form carbon-carbon sigma bond. तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को ओवरलैप करेगा। द अदर sp hybridized orbital on both of the carbon atom overlap with s orbital of 2 hydrogen atom to form carbon hydrogen sigma bond। क्योंकि दो किस्म के बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड दो तरह के बनेंगे, एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक कार्बन हाइड्रोजन। तो कार्बन कार्बन sp sp से बनता है और कार्बन हाइड्रोजन sp s से बनता है, यानी sp sp ओवरलैप कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, sp s ओवरलैप कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो एसिटाइलिन का केस हमने कंसिडर किया हुआ है, तो जाहिर है उस पर हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है। The two unhybridized p orbital on both of the carbon atom approach each other in a sideways, ठीक है, this should be sideways manner, पैरेलल ओवरलैप भी जिसे कहते हैं। तो पी वाई आपस में यानी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और पी जेड को ओवरलैप करेगा। तो इसको हम पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं। एक लीनियर ओवरलैपिंग होती है, लीनियर ओवरलैपिंग से आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड बनता है, पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड। तो इसमें जाहिर है दो ओवरलैपिंग हो रही है, एक पी वाई के दरमियान हो रही है, एक पी जेड के दरमियान, तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। Thus the carbon-carbon triple bond is made up of 2 pi and 1 sigma bond। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। The acetylene molecule has linear geometry। अभी हमने कहा कि चूंकि एक ही लाइन में होते हैं सारे जो इसके कार्बन एटम जो दोनों होते हैं और साथ हाइड्रोजन, तो इस वजह से एंगल क्या बनेगा 180 डिग्री, लीनियर शेप होगी, लीनियर ज्योमेट्री। The bond length of carbon triple bond carbon is 1.19 एंगस्ट्रॉम, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चूंकि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, 1.54 तक होती है, डबल बॉन्ड की 1.34 एंगस्ट्रॉम तक होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ फर्दर कम हो जाएगी क्योंकि न्यूक्लियाई करीब हो जाते हैं, तो 1.19 एंगस्ट्रॉम, एंड दैट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 1.09 एंगस्ट्रॉम। एसिटाइलिन के केस में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम होती है, याद रखिए। स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन, इसकी शेप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारी बातें जो हमने की हैं अब इस शेप के साथ कंपेयर करते हैं इनको। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो
हर कार्बन जो होता है उस हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जब वो sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो एक s यूज करेगा, एक p यूज करेगा, वो दो ही sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा। तो एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस कार्बन का ये आपको नजर आ रहा है और इसका एक ये नजर आ रहा है, इस कार्बन का यानी एक ये और एक ये, और दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाते हैं, यानी px हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा ले लेते हैं और py और pz हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं लेते, वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है ये एक पी वाई ऑर्बिटल है, यानी अनहाइब्रिडाइज्ड है। ये देखें उसकी एक अबव द प्लेन लोब है और ये बिलो द प्लेन लोब है, यानी एक लोब है और ये दूसरी लोब है, लेकिन ये है एक ही ऑर्बिटल। ये दूसरा पी ऑर्बिटल है जिसे पी जेड ऑर्बिटल कहते हैं। इस तरह इस कार्बन पे भी अगर आप देखें वही सिचुएशन है, दो इसके एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। और इसमें क्या होता है कि sp को ओवरलैप करता है, यानी इसका sp को ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका sp इसके s को ओवरलैप करेगा तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इधर से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब देखें ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा। तो अब कोई आपसे पूछे कि एसिटाइलिन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो आपने बताना है कि एसिटाइलिन में 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो बाकी जो यहाँ पे अगर आप देखें जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं उनकी पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। अब पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पीजेड के साथ ओवरलैप कर रहा है और पी वाई के साथ कर रहा है। तो ये अबव द प्लेन भी ओवरलैप आपने शो करनी है, बिलो द प्लेन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो अल्काइन में, ये अल्कीन में अगर आप देखें तो वो लोब आपस में आमने सामने एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। अल्कीन में भी हमने कहा कि अब इसमें ये एक अलग बात है कि इसकी जो ओरिएंटेशन बनती है क्लाउड की वो डिफरेंट होती है अल्काइन और अल्कीन में, लेकिन ओवरलैपिंग आपने करवानी होती है दोनों को, ठीक है। यानी आपने पीजेड को पीजेड के साथ करवाना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये दायरे ये आपस में भी, हमने क्या कहा कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यानी एक साइड पे दो आमने सामने आएंगे तो दूसरी साइड पे दो आमने सामने, और उनके एंगल यहाँ पे कितना बनेगा 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से इसके साथ भी इनका एंगल 90 डिग्री बनता है सिग्मा प्लेन के साथ। तो ओवरऑल आपके पास 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि जितने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक कार्बन पे होंगे तो उतने आपके पास पाई बॉन्ड बनेंगे। अगर एक पे एक ही है तो फिर आपके पास ओवरऑल एक बनेगा, 2 है तो फिर आपके पास 2 बनेंगे, हर कार्बन पे 2 है तो 2 बनेंगे। ये देखें एक ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक पाई बॉन्ड बनेगा जो ग्रीन के साथ ये एक ही बनेगा। आप अबव द प्लेन और बिलो दोनों शो करेंगे। इसी तरह इसको अबव द प्लेन मतलब एक साइड से ओवरलैप करवाना है और दूसरी साइड से भी करवाना है, ठीक है। ओके, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। अल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखते हैं जी फिजिकल स्टेट। द फर्स्ट 3 मेंबर्स इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन आर गैसेज। नेक्स्ट 8 मेंबर्स यानी कार्बन 5 टू कार्बन 12 यानी जिनमें 5 से 12 कार्बन होते हैं वो लिक्विड होते हैं, और 12 से ज़्यादा कार्बन वाले जो अल्काइन होते हैं यानी 13 एंड अनवर्ड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो सिर्फ जो हमारे पास पहले 3 मेंबर हैं यानी इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, 3 कार्बन 4 कार्बन और 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन वाले अल्काइन जो है वो गैसेस होते हैं। कलर, ऑल अल्काइंस आर कलरलेस। तमाम अल्काइन जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, यानी अल्काइन का कोई कलर नहीं होता। ऑर्डर, ऑल अल्काइंस आर ऑर्डरलेस एक्सेप्ट एसिटाइलिन व्हिच हैज गार्लिक लाइक ऑर्डर। सिर्फ एसिटाइलिन वो अल्काइन है, यानी वो वाहिद अल्काइन है जिसका ऑर्डर होता है, बाकी किसी अल्काइन का ऑर्डर यानी उसकी कोई बू नहीं होती अल्काइन की। लेकिन जो एसिटाइलिन है वो उसका गार्लिक यानी लहसुन की तरह का ऑर्डर होता है, लहसुन की तरह की बू होती है उसकी। सॉल्युबिलिटी, they are more soluble in organic solvents like acetone, benzene, ethanol, etc. but slightly soluble in water। क्योंकि ज़ाहिर है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, उनके साथ इनकी नेचर मैच करती है। जो जबकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो इसमें वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, यानी स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, वाटर में बहुत कम होते हैं। जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वहाँ पे
और इसीलिए इनको जब यूज़ करेंगे तो मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही यूज़ किए जाते हैं, उनके अंदर इनको रिएक्शन करवाए जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स, boiling point of alkyne are slightly higher than corresponding alkenes and increases with increase in carbon atom. alkyne का boiling point जो होता है वो corresponding alkenes और alkenes के मुकाबले में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, boiling point of alkyne are slightly higher than corresponding alkene. For example आपके पास let's say ब्यूटाइन है, ठीक है, और ब्यूटीन है, तो अब ब्यूटाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ब्यूटीन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसका मतलब है कि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू अल्कीन्स। एंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कार्बन एटम। डेफिनेटली रैंडम डिस्पर्शन फोर्स नंबर ऑफ कार्बन पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, और शेप पे भी डिपेंड करती है। तो ज़ाहिर कार्बन ज़्यादा होंगे तो ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी। मेल्टिंग पॉइंट्स, चेंजेस इरेगुलरली विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होता है लेकिन इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती। बॉइलिंग पॉइंट में किसी हद तक रेगुलरिटी होती है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में हमें नजर नहीं आती। देयर डेंसिटी इज हायर देन कोरस्पॉन्डिंग अल्केन्स एंड अल्कीन्स बट लेस डेंसर देन वाटर। याद रखना है जो अल्काइन होते हैं उनकी डेंसिटी जो है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू अल्केन एंड अल्कीन, लेकिन वाटर से इनकी डेंसिटी कम होती है, यानी वाटर की डेंसिटी इनके मुकाबले में ज़्यादा होती है। ठीक है, अल्काइन की डेंसिटी वाटर से कम और अल्कीन और अल्केन से ज़्यादा होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम कॉमन अल्काइन। सबसे पहले हमारे पास एसिटाइलिन है, फिर प्रोपाइन है, 1 ब्यूटाइन है, 1 पेंटाइन है। फार्मूले ये हैं आपके पास, ऑलरेडी हमने नोमेनक्लेचर में भी डिस्कस कर लिए हैं। मेल्टिंग पॉइंट एसिटाइलिन का -82 है, -102 मतलब डिक्रीज हो गया मेल्टिंग पॉइंट, फर्दर डिक्रीज हो गया, अब यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। अब देखें ये रेगुलरिटी है, अगर यहाँ तक हम आए तो रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर एक ये इसमें क्या आ गई, ये इंक्रीज आई है। ठीक है, डिक्रीज होने के बाद फिर इंक्रीज हुआ है, तो दिस इज इरेगुलरिटी, ट्रेंड में इरेगुलरिटी आ रही। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखें तो -75 फिर -23 डिक्रीज हो गया, सॉरी इंक्रीज हो गया। ठीक है, उसके बाद 940, तो यहाँ पे यानी एसिटाइलिन से जब हम 1 पेंटाइन की तरफ आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो अब देखें रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें हमें रेगुलरिटी नजर आ रही है, जबकि इसमें रेगुलरिटी नहीं है, यहाँ से आके इरेगुलरिटी आ जाती है। आपने याद रखना है कि इसको अगर आप देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम है और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। सबसे पहला मेथड है बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहाइड्स। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कौन सा रिएक्शन होता है? द रिएक्शन विच इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन इज नोन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। वो रिएक्शन जिसमें हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों रिमूव हो उसे हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन एक्चुअली एलिमिनेशन रिएक्शन की एक एग्जांपल है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सा होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सेम कार्बन से या एडजेसेंट कार्बन से एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव हो जाए। तो इसमें एलिमिनेशन दो तरह का होता है, 1-1 एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन। 1-1 एलिमिनेशन मीन दोनों ग्रुप सेम कार्बन से जाते हैं, जिस तरह जेमिनल डाइहाइड हमारे पास हो तो उसमें 1-1 एलिमिनेशन, यानी एक कार्बन से अगर दोनों एलिमेंट जा रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर एक कार्बन से एक ग्रुप जाता है और एक दूसरे से जाता है तो उसको हम फिर कहते हैं 1-2 एलिमिनेशन। 1-2 एलिमिनेशन को हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो हायर क्लासेस में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे जस्ट एक इंट्रोडक्शन है इसका। वेसिनल डाइहाइड्स क्या होते हैं? अगर डाइहाइड का मतलब ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें जो है वो 2 हेलोजन एटम हो, डाइहाइड। और वेसिनल का क्या मतलब है कि उनकी आपस में जो पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन है, कि एक हेलोजन अगर एक कार्बन पे है तो एक साथ वाले कार्बन पे होगा, यानी एडजेसेंट कार्बन पे होगा, जिसको 1-2 पोजीशन भी कहते हैं। तो इनको हम ओवरऑल वेसिनल डाइहाइड कहते हैं। वेसिनल डाइहाइड मीन 2 हेलोजन कंटेनिंग अल्काइल हैलाइड, 2 हेलोजन कंटेनिंग अल्काइल हैलाइड विद 1-2 पोजीशन, यानी एक कार्बन एक हेलोजन एक कार्बन पे और एक दूसरे पे होगा।
The reaction which involves removal of an atom or group of atoms from adjacent carbon atom result in the formation of carbon-carbon double and carbon-carbon triple bond is called one-to elimination reaction. अब याद रखिएगा ये जो मेथड है इसमें one-to elimination reaction यूज हो रहा है, तो इसलिए जस्ट उसकी डेफिनेशन मैंने आपको दी है कि इसमें एडजेसेंट one-to elimination क्या होता है कि जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम से एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव होता है, यानी एक कार्बन से भी एक एटम या ग्रुप रिमूव होगा, दूसरे से भी होगा और फिर उन कार्बन कार्बन के दरमियान मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन इज जनरली यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम सैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसका फ़ायदा क्या है कि आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड से, क्योंकि इसमें क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में जो है वो सिंगल बॉन्ड डबल में और ट्रिपल में चेंज होता है, यानी अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होगा। द रिएक्शन which involve removal of hydrogen atom as well as halogen is called dehydrogenation। ऑलरेडी बता दिया आपको। तो एलिमिनेशन रिएक्शन एक्चुअली एडिशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। Vicinal dihalide is a compound containing two halogen atoms on adjacent carbon atom. This reaction takes place in two steps. Elimination reaction किस में dehydrogenation की बात हो रही है, ये दो स्टेप में होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इन फर्स्ट वेसिनल डाइलाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH एट अबाउट 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म विनाइल हैलाइड। इसमें पहला स्टेप क्या होता है कि जो हमारे पास वेसिनल डाइलाइड होता है वो डाइब्रोमाइड या डाइक्लोराइड कोई भी हो सकता है, उसको हम अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में 80 डिग्री पे हीट करते हैं, तो इससे विनाइल हैलाइड बन जाता है। यानी पहले स्टेप का जो प्रोडक्ट होता है वो विनाइल हैलाइड होता है, याद रखिएगा। In second step, vinyl halide is treated with alcoholic KOH at about 150 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आप टेम्परेचर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि आप जो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, तो इस वजह से हायर टेम्परेचर पे ये रिएक्शन ईजी हो जाता है। तो टेम्परेचर 150 पे करेंगे, अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो जाएगा। इन सेकंड स्टेप, विनाइल हैलाइड कैन बी ट्रीटेड विद मोर स्ट्रॉन्गर बेस सच एज सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया इंस्टेड ऑफ KOH टू फॉर्म अल्काइन। तो अब एक और ऑप्शन भी हमारे पास होता है कि सेकंड स्टेप में आप सोडियम अमाइड लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ KOH, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप KOH को यूज़ करें, अल्कोहलिक KOH को, लेकिन टेम्परेचर उसका ज़्यादा रखें ताकि ईजिली आपका रिएक्शन हो जाए। तो अब आपकी बुक में जो है वो यहाँ पे उसने एग्जांपल किसकी, इसमें सेकंड स्टेप में उसने सोडियम अमाइड को यूज़ किया हुआ है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं, हम अल्कोहलिक KOH को भी यूज़ करते हैं और सोडियम एमाइड को भी यूज़ करते हैं। अब सोडियम एमाइड क्योंकि स्ट्रॉन्गर बेस है तो वो सेकंड स्टेप आसानी से परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए उसको मोस्टली यूज़ किया जाता है। वैसे जनरली अगर देखा जाए तो अल्कोहलिक जो हमारे पास KOH होता है, अल्कोहलिक KOH मोस्टली यूज़ किया जाता है जेमिनल डाइहैलाइड जो होते हैं उनसे इंटरनल अल्काइन बनाने के लिए। मतलब इंटरनल अल्काइन मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पे ना हो तो वो इंटरनल अल्काइन होगा, जब 1 पे होगा तो वो टर्मिनल अल्काइन होगा। तो जो सोडियम एमाइड होता है वो जेमिनल डाइहैलाइड के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि उनसे हमें टर्मिनल अल्काइन मिले। तो ज़्यादातर तो ये चॉइस वहाँ पे यूज़ की जाती है, यानी अल्कोहलिक वाला जो है वो जेमिनल डाइहैलाइड से इंटरनल अल्काइन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और वही जो जेमिनल डाइहैलाइड है उसको अगर सोडियम एमाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो वो आपके पास टर्मिनल अल्काइन बनाएगा। तो वहाँ पे फिर आपने चॉइस पे डिपेंड करता है आप क्या बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज जनरली अगर देखें जो वेसिनल डाइहैलाइड है उसमें आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप सोडियम एमाइड भी यूज़ कर सकते हैं और अल्कोहलिक KOH भी, ठीक है। लेकिन ये है कि फर्स्ट स्टेप तो आप अल्कोहलिक KOH से कर लेंगे, लेकिन सेकंड स्टेप में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सोडियम एमाइड को यूज़ करें या आप जो है वो अल्कोहलिक KOH को यूज़ करें, लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें। NaNH2 is liquid ammonia is mostly used for synthesis of one alkyne, ठीक है। यानी टर्मिनल अल्काइन के लिए आमतौर पर यूज़ किया जाता है, और स्पेशली किससे यूज़ किया जाता है टर्मिनल अल्काइन से, जेमिनल डाइहैलाइड से। याद रखिएगा जेमिनल वो होते हैं जिनमें एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हेलोजन होता है, यानी सेम कार्बन के ऊपर दोनों हेलोजन जब होंगे तो वो जेमिनल डाइहैलाइड होता है, और एडजेसेंट पे होंगे तो वो वेसिनल डाइहैलाइड होता है। जनरल एग्जांपल है वेसिनल डाइब्रोमाइड, देखें
एडजेसेंट पोजीशन पे ब्रोमीन है। एडजेसेंट मीन 1 2 पोजीशन, एक ये कार्बन है इस पे ब्रोमीन है, एक इस कार्बन पे। अगर इस कार्बन पे दोनों ब्रोमीन होते हैं तो ये जेमिनल डाइब्रोमाइड होता है, यानी आर की जगह पे भी इधर ब्रोमीन होता है, इधर आर होता है बी आर की जगह, तो दोनों ब्रोमीन सेम पे आते हैं तो ये जेमिनल डाइब्रोमाइड होता है। अब ये वेसिनल डाइब्रोमाइड है। तो इसमें क्या होता है, अल्कोहलिक क्योच को यूज़ करेंगे, 80 डिग्री पे हीट करेंगे, तो यहाँ पे दोनों ब्रोमीन जो है ना जाते हैं, लेकिन पहले स्टेप में एक ब्रोमीन जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इधर से ब्रोमीन चला गया, अब यहाँ ब्रोमीन नहीं है, ठीक है, और इसका हाइड्रोजन इधर नहीं है, यानी पहले स्टेप में इससे जो है ब्रोमीन जाता है और इस कार्बन का हाइड्रोजन जाता है। तो ब्रोमीन किसके साथ जाएगा, ये वाला ब्रोमीन के साथ, KBr बन जाएगा, और OH इधर इसके अंदर मौजूद है, तो ये OH जो है यहाँ से हाइड्रोजन को लेगा, तो ये वाटर बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें, इसी में ये विनाइल ब्रोमाइड है। अब इसमें दूसरा स्टेप होगा फर्दर एलिमिनेशन, क्योंकि अभी ये अल्काइन नहीं है, ये डबल बॉन्ड है, हमें ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड चाहिए। तो हम अल्कोहलिक KOH को यूज़ करेंगे, यहाँ सेम उसी तरह K इस Br को निकालेगा, KBr, और OH इस हाइड्रोजन को निकालेगा। अब ये हाइड्रोजन निकालना थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है हमने। तो हमारे पास क्या बन गया जी, अल्काइन और साथ वाटर, ठीक है, और KBr इससे बनेगा, ज़ाहिर के इसके साथ। तो अब चूँकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको इसके साथ आप कंपेयर करें तो इसमें जस्ट R रह गया आपके पास, ये Br भी चला गया, H भी, Br भी चला गया, H। तो डीहाइड्रोजनेशन 2 स्टेप में होगी, पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन एक हैलोजन जाएगा, दूसरे स्टेप में एक हाइड्रोजन एक हैलोजन जाएगा और अल्काइन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट टिपिकल एग्जांपल इसकी देखते हैं, वो जनरल एग्जांपल थी, हमने आर को स्पेसिफाई नहीं किया था, अब आर की जगह हमने मिथाइल ले लिया। तो दिस इज 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, ये कंपाउंड का नाम याद रखते हैं। तो अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे, के एक पहले Br को निकालेगा, KBr, ये Br रह जाएगा, यानी ये Br वाला बॉन्ड जो होता है ना, Br बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर रह जाएगा, Br लेके जाएगा। तो उसके बाद आपके पास 2 ब्रोमोब्यूट 2इन यानी विनाइल ब्रोमाइड जिसको हम कहते हैं वो बन जाएगा, और साथ वाटर और KBr, ठीक है, बाई प्रोडक्ट है दोनों। इसी तरह नेक्स्ट में आपने क्या करना है कि इधर से हाइड्रोजन निकालना है, इधर से Br निकालना है। तो K के साथ Br निकलेगा, H जो है वो OH के साथ जाएगा, तो वाटर KBr और साथ 2 ब्यूटाइन, आपके पास ये ब्यूट 2 आयन, एक ही बात है, आप इसको 2 ब्यूटाइन भी कह सकते हैं, आप इसको ब्यूट 2 आयन भी कह सकते हैं। तो अगर आपने ये बनाना है तो आपने फिर ये वाला रिएक्टेंट यूज़ करना है, ठीक है। अब चूंकि ये चॉइस ये डिपेंड करता है हम कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो प्रोडक्ट की चॉइस पे डिपेंड करता है हमारे रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर। तो ये सेकंड स्टेप यानी आप इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक और तरीका मैंने क्या कहा है कि आप सेकंड स्टेप में लिक्विड सोडियम एमाइड इन लिक्विड अमोनिया भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग NaNH2 इन सेकंड स्टेप। तो इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपने पहला स्टेप तो परफॉर्म कर लेना है, 1 ब्रोमो 1 इन बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको सोडियम एमाइड के साथ ट्रीट करना है। जब आप इसको सोडियम एमाइड के साथ ट्रीट करोगे तो NH2 नेगेटिव जो होता है ना, यानी ये नेगेटिव होता है, सोडियम पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन को ले लेगा इधर से, ठीक है, और यहाँ से जब हाइड्रोजन को निकालेगा सिर्फ मिथाइल रह जाएगा, और जो Na है वो Br के साथ मिल जाएगा, NaBr बन जाएगा, तो आपके पास प्रोप-1 आयन बन जाएगा। अब चूंकि ये जो अल्काइन है ये टर्मिनल अल्काइन है, इसमें स्टिल एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, तो इस वजह से ये फर्दर रिएक्ट कर लेता है सोडियम एमाइड के साथ, ठीक है, और ये रिएक्शन भी आपने -33 पे करना है, याद रखिएगा इसका टेम्परेचर कम होता है स्टेप में, ठीक है, अगर आप सोडियम एमाइड यूज़ करेंगे। उसके बाद -33 डिग्री के ऊपर आप यही इसी टेम्परेचर पे, चूँकि यहाँ पे हमारे पास सोडियम एमाइड एक्सेस में पड़ा हुआ होता है, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर लेता है फ़ौरन। जब ये रिएक्ट करता है तो इधर से हाइड्रोजन को निकाल देगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर रह जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, सोडियम इसके साथ एसोसिएशन कायम करेगा, आयनिक सोडियम अल्कनाइड बन जाता है, और ये जो NH2 है ये हाइड्रोजन लेके NH3 में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये जो, चूँकि हमें तो ये चाहिए, अब यहाँ पे तो चूँकि बेस ने इसको साल्ट में कन्वर्ट कर दिया है, तो हमें दोबारा ये चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बीच में थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड डाल देते हैं। अमोनियम क्लोराइड क्या करता है, अमोनियम क्लोराइड में जो अमोनियम होता है NH4 पॉजिटिव, वो एक हाइड्रोजन निकालता है, तो वो किसको दे देता है पॉजिटिव फॉर्म में, C नेगेटिव को, और जो अमोनिया होता है वो वहाँ से निकल जाता है, ज़ाहिर है एक हाइड्रोजन आयन निकालेगा तो अमोनिया पीछे रह जाएगा।
और जो Cl होता है वो Na के साथ मिलकर क्या बना देता है, NaCl। तो इस तरह ये जो साल्ट बनता है इसको हम दोबारा अल्काइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक भी रिएक्शन को शो करें तो ये करेक्ट है, लेकिन चूंकि हमारे मीडियम में ये पड़ा हुआ होता है सोडियम एमाइड, तो ये ज़रूर इसमें कन्वर्ट होता है। उसके बाद फिर हम जब ये डालेंगे तो फिर ये इससे यानी इसका ये वाला जो है वो साल्ट जो है ना ब्रेक हो जाता है, तो ये फिर ओरिजिनल जो अल्काइन हमें चाहिए उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड मेथड बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। टेट्राहेलाइड की डीहैलोजिनेशन मीन द रिएक्शन विच इन्वॉल्व मोल ऑफ हैलोजन। टेट्राहेलाइड कौन से होते हैं, वो अल्काइल हैलाइड जिनमें 4 हैलोजन होता है। तो अब उनकी पोजीशन मुख्तलिफ हो सकती है, तो यहाँ पे 1 1 2 2 वाला हम ले रहे हैं, यानी एक कार्बन पे 2 और दूसरे पे भी 2, तो हम 1 1 2 2 टेट्राब्रोमो इथेन ले रहे हैं। जिंक के साथ ट्रीट करेंगे, जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करते हैं, तो जिंक क्या करता है, ब्रोमीन को निकाल देता है, जिंक ब्रोमाइड बनाता है। तो एक जिंक 2 ब्रोमीन को निकालता है, तो जब 2 ब्रोमीन निकलेंगे तो ज़ाहिर है डबल बॉन्ड आ जाएगा सर। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि जब अगर आपके पास 2 कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड यानी जो पाई बॉन्ड है वो उस वक्त बनता है जब एक कार्बन से भी एक ग्रुप जाए, दूसरे से भी एक जाए, तो एक पाई बॉन्ड बनता है। जब 2 ग्रुप जाएंगे तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, तो फिर अल्काइन बन जाता है। तो हीट करेंगे इस रिएक्शन में अल्कोहल की मौजूदगी में आप इस टेट्रा एलाइड को, टेट्राब्रोमाइड को। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो 1 2 डायब्रोमो इथेन है, क्योंकि दिस इज़ नॉट आवर फाइनल प्रोडक्ट, हमें अल्काइन चाहिए, तो हम इसको जिंक के साथ फर्दर ट्रीट करते हैं इसी मीडियम में, तो ये दूसरे BR भी निकल जाते हैं, जिंक के साथ चले जाते हैं, तो ये वाला बॉन्ड यानी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। ये डबल था, अब ये ट्रिपल हो गया। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक अल्कीन्स। ठीक है, अल्काइन की रिएक्टिविटी अगर आप देखें तो अल्काइन अल्कीन के मुकाबले में क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, लेकिन अनसैचुरेशन वाली जो प्रॉपर्टी है इनकी वो मैच कर रही है। अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड लाइक अल्कीन, जिस तरह अल्कीन में डबल बॉन्ड है, अल्काइन में भी ट्रिपल बॉन्ड है, अल्कीन में भी अनसेटिस्फाइड कार्बन होते हैं, अल्काइन में भी अनसेटिस्फाइड कार्बन होते हैं। Therefore, they resemble with alkene in most of the reaction। ज़्यादातर रिएक्शन उनके सेम होते हैं, यानी एडिशन रिएक्शन हम अल्कीन में भी पढ़ते हैं अल्काइन। बोथ अल्काइंस एंड अल्कीन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन, दोनों में एडिशन रिएक्शन होता है। अल्कीन ऐड 1 मॉलिक्यूल और अल्काइन कैन ऐड 2 मॉलिक्यूल, ये डिफरेंस होता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑफ अल्कीन इज मोर रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ऑफ अल्काइन। ठीक है, यानी जो अल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू कार्बन। ये आपने याद रखना है कि रिएक्टिविटी में हम कहते हैं कि अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन, या आप कह सकते हैं अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन। ओके, नाउ व्हाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस, इसकी वजह क्या है। ठीक है, तो इसकी 2 मेन रीज़न बनते हैं। सबसे पहले रीज़न है ओरिएंटेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यानी अल्काइन अल्कीन से क्यों कम रिएक्टिव होते हैं या अल्कीन अल्काइन से क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो उसकी 2 बड़ी वजूहत होती हैं, याद रखिएगा। एक ओरिएंटेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और दूसरा रीज़न होता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी ये 2 ऐसे रीज़न है जिनकी बेस पे अल्कीन की रिएक्टिविटी अल्काइन से ज़्यादा होती है। तो ओरिएंटेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अल्कीन और अल्काइन में डिफरेंट होती है। अल्कीन में जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो अबव और बिलो द प्लेन होता है, और अल्काइन में जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। अल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इजीली अप्रोचेबल होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल आसानी से उसे अप्रोच कर सकता है। अल्काइन का पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होता है वो इजीली अप्रोचेबल नहीं होता, यानी उसकी पोजीशन ऐसे बन रही होती है कि इलेक्ट्रोफाइल उसे आसानी से अप्रोच नहीं कर सकता, जिसकी वजह से अल्काइन में इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्ट करना अल्काइन के साथ मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू अल्कीन। इन अल्काइंस देयर आर 2 पाई बॉन्ड, द 4 lobes of which merge to form a single electron cloud। अब अल्काइन की अगर आप बात करें तो चूंकि उसमें 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है,
तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 4 लोब बनेगी। 4 लोब किस तरह बनेगी? हर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की 2 लोब्स होती हैं। तो ओवरऑल 4 लोब्स ने आपस में कंबाइन होना है, यानी 2 ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे, दूसरे 2 आपस में, जिस तरह भी हमने एसिटाइलिन के स्ट्रक्चर में डिस्कस किया उसमें देखा हमने। The pi electronic cloud in alkyne is cylindrically symmetrical about the internuclear axis and occupies a big volume. जो अल्काइन में पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो आमतौर पर सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड ऑक्युपाइज ए बिग वॉल्यूम। अब सिलेंड्रिकली वो कैसे होगा? जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बन रहा होता है, यानी न्यूक्लियर एक्सिस जो बनेगा उसके वो इर्द गिर्द होता है सिलेंड्रिकल पोजीशन में, यानी सर्कुलर फॉर्म में वो आपको नजर आएगा, सर्कल की फॉर्म में वो आपको नजर आएगा उसके इर्द गिर्द, जिसको हम क्या कंसिडर करेंगे? इंटरन्यूक्लियर सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड इट विल ऑक्युपाई ए बिग वॉल्यूम। अब क्योंकि उसकी ओरिएंटेशन ऐसे बन रही होती है कि उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, मीनिंग वो ज्यादा वॉल्यूम का क्या मतलब है कि वो ज्यादा एरिया के ऊपर फैला हुआ होता है। तो जाहिर है जब ज़्यादा एरिया के ऊपर फैला हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की जो पर यूनिट एरिया जो है ना वो डेंसिटी है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन जो है फिर उसको तलाश करना किसी इलेक्ट्रोफाइल के लिए मुश्किल काम होगा। दस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम बिकम्स लो, ठीक है। अब अगर स्मॉलर वॉल्यूम पे जो है वो मतलब स्मॉलर वॉल्यूम अगर ऑक्युपाई करें इलेक्ट्रॉन या स्मॉलर एरिया जो ऑर्बिटल है उसने अगर ऑक्युपाई की हो तो वहाँ पे फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसान होता है, जिस तरह अल्कीन में। तो अगर ग्रेटर एरिया ऑक्युपाई किया हो, ज़्यादा एरिया ऑक्युपाई किया हो तो वहाँ पे अटैक मुश्किल हो जाता है। इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इज मोर डिस्पर्स्ड, ठीक है, जाहिर है वो फैली हुई होगी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एंड नॉट इजीली अप्रोचेबल फॉर इलेक्ट्रोफाइल। ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लेस अवेलेबल टू ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, डेफिनेटली उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। दिस मेक्स अल्काइन्स लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, while in case of alkene pi electronic cloud is present above and below the plane, ठीक है, यानी वो ऊपर और नीचे होता है, उसको सिलेंड्रिकल पोजीशन नहीं बनती उसकी, क्योंकि उसमें जाहिर है जब अल्कीन में अगर आप देखें तो उसमें 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में बॉन्ड बनाना होता है। तो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की टोटल आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो यानी वहाँ पे अगर आप देखें तो ओवरऑल आपके पास जो है ना एक साइड से जस्ट जो है ना वो 4 लोब्स बनेंगे। किसमें? अल्काइन में 4 लोब बनेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा कि अल्काइन में यहाँ पे हमने कहा ना इन अल्काइन देयर आर 2 पाई बॉन्ड द 4 लोब्स ऑफ व्हिच मर्ज टू फॉर्म ए सिंगल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। यहाँ पे इनकी ज़ाहिर 4 लोब बनेगी ना, ठीक है। तो मतलब आपके पास जो है वो ओवरऑल अगर आप देखें एक साइड से जो है वो मतलब 2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, फिर दूसरे 2 ऑर्बिटल दूसरी साइड से, फिर मतलब दूसरी साइड से ओवरऑल अगर आप देखें तो एक जो मतलब ओवरलैपिंग होगी वो एक साइड से भी होगी और दूसरी साइड से भी होगी, ठीक है। तो वो सारी जो लोब्स होती हैं वो जो एक तरफ से बन रही होती है और दूसरी दो वो सारी मर्ज हो जाती है। यहाँ पे हमने इस डायग्राम में ये बात की थी, दिस वन, यहाँ पे अगर आप देखें तो यानी इसने अभी इसके साथ ओवरलैप करवाना है, इसने इसके साथ ओवरलैप करवाना है, तो ये सारी लोब्स जो होती है ना ये मर्ज हो जाती है आपस में, ठीक है। तो अब यानी ये इस तरह सर्कुलर फॉर्म में ये सारा जो है ना ये इसका पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाए, ठीक है। उसके बाद ओके अब अल्कीन में क्या होता है? अबव और बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम बिकम्स हाई, thus the pi electrons of alkene are easily available and they can be used by electrophile। यहाँ पे इस डायग्राम में क्लियरली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह हम कहते हैं जी कि वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होता है अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास एसिटाइलिन का एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, ठीक है। अब इसमें ये तो यहाँ पे जो आपको ग्रे नजर आ रहा है ये तो इसके कौन से ऑर्बिटल है? दिस इज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडाइज्ड sp हाइब्रिडाइज्ड, इसका sp हाइब्रिडाइज्ड sp, ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड है और ये दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है।
तो अब हर कार्बन पे जो अगर आप देखें तो ओवरऑल 4 लोब्स बन रही हैं, ठीक है, दूसरे कार्बन पे भी 4 लोब्स बन रही हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर ये आपस में कंबाइन होगी तो ये कंबाइन लोब बनेगी, ये वाली मर्ज होने के बाद, मीन ओवरलैप होने के बाद ये एक बनेगी। इसी तरह फिर ये इसके साथ अगर होगा तो ये दूसरी बनेगी, ठीक है, ये तीसरी बनेगी, ये चौथी बनेगी। तो ये सब यानी ये देखें ये एक लोब बन गई, ठीक है, ये दूसरी बन गई मर्ज होने के बाद, कंबाइन होने के बाद, ये तीसरी बन गई और ये चौथी बन गई। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इनकी पोजीशन क्या बन रही है, यानी ये जब मर्ज होती हैं तो अब ये चूंकि पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर भी आ रहा है, 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 यानी सर्कुलर फॉर्म में पूरे, यानी इसके इर्द गिर्द आपको ये नजर आ रही है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये देखें ये दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो अब ये यानी पहले तो हमने अलग अलग इनको दिखाया, अब उसके बाद इन्होंने आपस में ओवरलैपिंग कर ली है, ओवरलैप करने के बाद ये पाई ओवरलैप हुई है, ठीक है, पाई बॉन्ड जिससे बनता है। अब जब ये चूंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपस में कंबाइन हो जाएगा, यानी आपको ये इस तरह नजर आएगा, ठीक है, यानी आप इसको इस तरह कंसिडर करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और बिल्कुल ये सर्कल की फॉर्म में आपको इसके अराउंड द यानी ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये आपको ये इसका पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नजर आ रहा है, और सिलेंड्रिकल पोजीशन सिलेंडर टाइप आपको पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर नजर आ रहा है। सिलेंड्रिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस में होती है, इन केस ऑफ अल्काइन, जबकि अल्कीन में याद रखना है कि अबव और बिलो द प्लेन होता है, उसमें बिल्कुल ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। तो अल्काइन में चूंकि सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल पोजीशन बनेगी तो उसमें ओवरऑल जो हमने क्या कहा कि वो बिग वॉल्यूम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली होती है, तो उसके ऊपर फिर इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच करना, यानी इलेक्ट्रोफाइल फिर इलेक्ट्रॉन आसानी से तलाश नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन को तलाश करना उसके लिए मुश्किल काम होगा। अब यहाँ पे आप अल्कीन में देखें, अल्कीन के ये एक पी अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल एक अल्कीन का और ये दूसरे अल्कीन का, ठीक है, मतलब एक अल्कीन के एक कार्बन का और ये दूसरे का, सॉरी ये अल्कीन की ये एक कार्बन का है और ये दूसरे कार्बन का है, आपस में ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये पहला जो इनका पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाली लोब इसके साथ मिल जाएगी, जिस तरह यहाँ पे अल्काइन में भी ये आपस में कंबाइन हुए, जिस तरह ये बिलो द प्लेन ये आपस में कंबाइन हो जाएगी, तो ये अबव द प्लेन एक लोब कंबाइन फॉर्म में बन जाएगी और एक बिलो बनेगी, यानी पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होगा, और ये स्मॉलर एरिया को कवर करता है, तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना आसान होता है। अब ये सिलेंड्रिकल नहीं बन रहा, अगर वो सिलेंड्रिकल होता तो फिर लार्जर एरिया कवर करता, और लार्जर एरिया में इसको ऑक्यूपाई करना क्या होता है, मतलब इसके ऊपर अटैक करना मुश्किल होता है। तो आपने ये याद रखना है कि पहला रीजन क्या बन रहा है कि अल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होता है वो इजीली अप्रोचेबल होता है, अल्काइन में इजीली अप्रोचेबल नहीं होता, इन इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी फैली हुई होती है। अब ये कह सकते हैं अल्कीन में वो कम एरिया के ऊपर होती है और उसमें ज्यादा एरिया के ऊपर होती है, पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वहाँ पे कम होती है, अल्काइन में इसमें ज्यादा होती है। उसको आप इस तरह भी अल्कीन को देख सकते हैं, ये इथीन को कंसिडर कर लें, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड जाहिर है ना ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तो ये देखें ये आपस में ये दो ओवरलैप करेंगे, ये वाली लोब इसके साथ ओवरलैप करेगी, ये लोब इसके साथ, तो ये आपके पास एक पाई बॉन्ड बनेगा, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन ये होता है, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल ओवरलैप इससे बनता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट रीजन क्या है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ठीक है। अब चूंकि अल्काइन में जो है वो एस कैरेक्टर जो है ना वो 50% होता है, अल्काइन का जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, और अल्कीन का जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है उसमें जो एस कैरेक्टर होता है वो जस्ट 33% होता है, ठीक है, दिस शुड बी एस कैरेक्टर नॉट ई। Okay, triple bonded carbon atom in alkyne is sp hybridized with s 50% s character, while double bonded carbon in alkene is sp2 hybridized with 33% s character, यानी इसमें 33% s character होगा और इसमें जो हमारे पास अल्काइन होता है उसमें 50% s character। उसकी वजह क्या है, देखिए sp मीन 1:1 आप शो कर रहे हैं,
तो मीन के sp बनता कैसे, एक s से और एक p से, मतलब उसमें ज़ाहिर है एक s यूज़ हो रहा है, p यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50% उसमें s करेक्टर हुआ, 50% p हुआ। sp2 का क्या मतलब है, उसमें एक s है और 2 p है। तो अगर आप 100 का टोटल कंसिडर करें तो इसका ऐसा कितना बन जाएगा, 33%। इसका मतलब ये है कि अल्कीन का जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है उसमें s करेक्टर कम होते हैं एज कम्पेयर टू अल्काइन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उसमें s करेक्टर ज़्यादा होते हैं। तो याद रखना है कि जितना s करेक्टर ज़्यादा होता है उतना ऑर्बिटल की जितना s करेक्टर ज़्यादा होगा तो s ऑर्बिटल जो कि न्यूक्लियस के करीब होता है, तो फिर जो न्यूक्लियस होगा वो उतना ही शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ होल्ड करके रखेगा। तो जितना कोई एटम किसी को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो एक्चुअली वो उसकी क्या कंसिडर होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो sp कार्बन होता है, क्योंकि उसमें s करेक्टर ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शेयर जो s ऑर्बिटल होगा वो न्यूक्लियस के sp ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होगा, यानी उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, या ओवरऑल अगर आप देखें तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, यानी जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वहाँ पे बनेगा, वो कार्बन उसको बाउंड करके रखेगा। ठीक है, उसके ऊपर किसी का अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, वो अप्रोचेबल नहीं होगा। ग्रेटर द s character of orbital, the more tightly the electron in that orbital are attracted towards the nucleus। ठीक है, जब s करेक्टर ज़्यादा होगा तो वो न्यूक्लियस की करीब होगा, जब वो करीब होगा तो वो ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, वो उसको फिर किसी की कोई भी एटम उस इलेक्ट्रॉन पेयर पर आसानी से अटैक नहीं कर सकेगा। So the pi electrons are not easily available to electrophile in alkyne, while in case of alkene the sp2 hybridized orbital with lower s character, इसमें s character कम होगा, is far away from the nucleus, उसका distance क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा, and thus it electrons are not easily attracted towards nucleus. Hence the pi electrons of alkenes are easily available for electrophile। अल्कीन चूँकि ज़ाहिर है अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो न्यूक्लियाई हैं, यानी जो एटम हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है कि मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मतलब जो एटम जिनका वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो उसको बाउंड करके रखेंगे, उस पर अटैक करना मुश्किल होगा। और अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो उसको बाउंड करके नहीं रखेंगे और उनके ऊपर अटैक करना आसान हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्काइन के केस में पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बाउंड होता है, ज़्यादा बाउंड होता है, और अल्कीन में वो इतना बाउंड नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 कार्बन। याद रखना है sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 कार्बन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी अल्काइन का जो ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन ऑफ अल्कीन विच कंसिस्ट ऑफ डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बाउंड होगा। ठीक है, अल्कीन के केस में वो बाउंड नहीं होगा, अल्काइन में वो बाउंड होगा। एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन, नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं अभी इसमें एसिडिटी ऑफ अल्काइन में। नेक्स्ट टॉपिक एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन कौन से होते हैं? द अल्काइन इन विच कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ चेन आर कॉल्ड टर्मिनल अल्काइन, यानी इनको वन अल्काइन भी कहते हैं, यानी एंड के ऊपर जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम टर्मिनल अल्काइन कहते हैं। तो इसमें हमारे पास एसिटाइलिन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप देखें तो इधर से आप नंबरिंग करें, ये 1 पे आ रहा है, इधर से भी 1 पे आ रहा है, ये एक टर्मिनल पोजीशन पे आ रहा है। तो प्रोपाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पे, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पे। तो जब ट्रिपल बॉन्ड एंड पे ये 1 पोजीशन पे होगा तो उसको 1 अल्काइन या टर्मिनल अल्काइन कहते हैं। तो हमने क्या डिस्कस करना है अभी? एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन। याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो उसको हम एसिड कंसिडर करते हैं। ये एक अलग बात है कि वो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ एक्सट्रीमली वीक होते हैं। ठीक है, तो एसिडिटी वेरी करती है, लेकिन प्रोटॉन तकरीबन हर एक से हम मतलब उसको कंसिडर करते हैं, उसका रिमूवल करवाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एसिडिटी वेरी करती है। अब एसिडिटी मीन के कुछ कंपाउंड आसानी से हाइड्रोजन आयन देते हैं तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है वो, और कुछ आसानी से नहीं देते तो हम कहते हैं वीक है।
ठीक है। तो जिस तरह अब अल्केन्स हैं वो प्रोटॉन देते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से, तो इस वजह से एक्सट्रीमली वीक हम कह देते हैं। अल्कीन थोड़ा आसानी से देते हैं, हम कहते हैं थोड़े से स्ट्रॉन्ग है। अल्काइन और आसानी से, लेकिन कौन से अल्काइन? वन अल्काइन, यानी जिनमें जो हाइड्रोजन है वो sp कार्बन पे हो, याद रखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है, यानी ये आसानी से रिमूव हो जाता है। अभी हम देखेंगे ये क्यों रिमूव होता है, जबकि यहाँ पे भी आप देखें इसमें भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, लेकिन इसकी एसिडिटी कम होगी, ठीक है। तो क्योंकि ये sp3 कार्बन का हाइड्रोजन है और ये sp कार्बन का हाइड्रोजन है। तो अल्काइन जो है वो भी प्रोटॉन देते हैं, और कौन सा प्रोटॉन उनका आसानी से जाता है? जो वन यानी पोजीशन पे होता है, यानी वो ऐसा प्रोटॉन जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ होगा, वो आसानी से रिमूव हो सकता है। टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिटी का यहाँ पे क्या मतलब है कि इनका ये जो टर्मिनल कार्बन होता है उसका जो हाइड्रोजन है वो आसानी से जाता है, जबकि अगर अल्काइल ग्रुप या बाकी जो बीच में कहीं पे कार्बन sp3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन आएगा उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस वक्त इस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इसमें इसकी बात कर रहे हैं, इसमें इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें की। They can easily donate proton from terminal carbon to strong base like sodium amide. When terminal alkyne react with sodium amide, as a result sodium alkanide is obtained. तो इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो एक साल्ट टाइप होता है, उसको हम सोडियम अल्कनाइड, सोडियम से अगर बन रहा है क्योंकि सोडियम अमाइड आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसका जर्नल रिएक्शन इस तरह होगा, यानी किसी भी अल्काइन में जो उसका एसिड बेस टाइप रिएक्शन होगा वो वन अल्काइन का वो इस तरह होगा कि यहाँ पे ये NH2 नेगेटिव है तो ये इस प्रोटॉन को पॉजिटिव फॉर्म में निकाल देता है। तो चूँकि मैंने क्या कहा कि ये वाला जो बॉन्ड है ये आसानी से यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, इसकी वजह क्या हुई कि ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे चला जाता है, इस कार्बन पे जाएगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सोडियम अल्कनाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोडियम है वो क्या करेगा, वो इस नेगेटिव चार्ज के पास ही होगा इधर, तो ओवरऑल यानी एक साल्ट टाइप के कंपाउंड बन जाता है। और जो NH2 है इधर से जब प्रोटॉन निकालेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3। और ये रिएक्शन लिक्विड अमोनिया में किया जाता है क्योंकि सोडियम अमाइड की सॉल्युबिलिटी इसी में ज़्यादा होती है, ठीक है। ये क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये इसी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में इसकी सॉल्युबिलिटी होती है, उसके साथ ये आसानी से रिएक्शन में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए हम इस सोडियम अमाइड को यूज़ करते हैं, ये सॉरी अमोनिया, लिक्विड अमोनिया इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इसको सॉल्युबल करके इसके अंदर रिएक्शन करवा सकें। ओके, अब एसिटाइलिन में ऐसे देखते हैं, सोडियम अमाइड जब एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट करता है लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में सोडियम एसिटाइलाइड बनता है, ठीक है, और साथ अमोनिया, यानी यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। सेम वही रिएक्शन है, जस्ट हमने इसकी टिपिकल एग्जांपल ली है, वहाँ पे हमने जनरल एग्जांपल ली थी, तो इसको सोडियम एसिटाइलाइड कहें। रीजन फॉर एसिडिटी ऑफ वन अल्काइन, वन अल्काइन क्यों एसिडिक होता है? हाइड्रोजन एटम विच इज प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन, यानी जो टर्मिनल पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है, ठीक है, कार्बन वन ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, दिस इज C1, कार्बन नंबर 1, तो जो टर्मिनल पोजीशन का हाइड्रोजन होता है वही एसिडिक होता है। कैन इजीली बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। एक्चुअली द कार्बन कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन is sp hybridized having 50% s character as s orbital is near to nucleus, and thus sp hybridized carbon is more electronegative than sp2 and sp3. The shared pair is more tightly attracted by the nucleus, ठीक है। As a result hydrogen atom can be easily removed in the form of proton. जैसा कि हमने रिएक्टिविटी में डिस्कस किया था कि अल्काइन में जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, और sp ऑर्बिटल जो होता है उसमें s करेक्टर 50% होता है। तो जितना ऑर्बिटल में s करेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो sp ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होगा। तो अब चूंकि जो कार्बन और हाइड्रोजन वाला शेयर्ड पेयर होता है, ये वाला दिस वन, ठीक है, ये वाला अब इस कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके s के साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो ये वाला शेयर्ड पेयर होता है, ये फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ज़्यादा हो जाती है, मतलब इस शेयर पेयर को ये टाइटली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये आप ये कह सकते हैं कि अब चूँकि इसका डिस्टेंस यहाँ पे कम बन जाएगा, ठीक है। तो चूँकि जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है, तो अब ये जो शेयर्ड पेयर है ये कार्बन की तरफ मूव करेगा और हाइड्रोजन
विदाउट इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तो जाहिर है जब कोई हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन जाता है, प्रोटॉन की फॉर्म में जाता है, तो हम उस कंपाउंड को फिर कहते हैं एसिड है, और वो एसिड प्रोटॉन निकाल रहा है, तो प्रोटॉन देने वाले कंपाउंड को फिर हम एसिड कंसिडर करते हैं। तो इस कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है और इस शेड पेयर को अपनी तरफ खींचता है। जब खींचेगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में आसानी से निकल जाता है। तो हाइड्रोजन जब आसानी से निकलेगा तो हम कहेंगे कि ये एसिडिक हुआ। अब ये वाला हाइड्रोजन आप यहाँ पे अगर आप देखें इस केस में, तो यहाँ पे आप इधर मिथाइल लगा दें लेट से, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह ये हमने बात की थी, ये मिथाइल है, ये इथाइल है। इस हाइड्रोजन को आप नहीं निकाल सकते आसानी से, क्योंकि आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो sp3 में एस कैरेक्टर जस्ट 25% होता है। मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर्डर क्या होता है, sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। ओके, तो पहला रीजन इसमें ओवरऑल रीजन यानी मेन जो रीजन है वो यही बनता है कि जो हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है उसमें 50% एस कैरेक्टर होता है, यानी एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो शेयर्ड पेयर जो है फिर उस ऑर्बिटल के न्यूक्लियस के करीब होगा, तो उस न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन अगर उस कार्बन के साथ बंधा हुआ है तो वो हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में आसानी से रिमूव हो जाता है। इन अदर वर्ड sp हाइब्रिडाइजेशन मेक्स रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इजी इन केस ऑफ टर्मिनल अल्काइन। अगर आप शॉर्टकट रीजन की बात करें तो अब ये कह सकते हैं कि टर्मिनल अल्काइन इसलिए ज़्यादा एसिडिक होते हैं क्योंकि उनका हाइड्रोजन sp कार्बन के साथ sp हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन के साथ अटैच होता है। ये मेन रीज़न है। और sp हाइब्रिडाइजेशन से फ़र्क क्या पड़ता है, उससे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, जैसे जिस तरह HCl है, अब H आसानी से Cl से चला जाता है। उसकी वजह क्या है कि अब Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच के रखता है। जब वो खींचता है तो हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है, और मतलब Cl नेगेटिव हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप देखें HBr को देखें, Br आसानी से खींचता है। इस तरह आपके पास कहीं पे सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वहाँ पे बॉन्ड बन रहा होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है अपनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। सेम यही सिचुएशन यहाँ पे भी बन रही होती है। टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल अल्काइन। अब टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अल्काइन को डिफरेंस करने के लिए कुछ टेस्ट भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब वो टेस्ट डेफिनेटली ऐसे होंगे कि जिनमें टर्मिनल अल्काइन रिएक्ट करेंगे और जो नॉन टर्मिनल होंगे वो रिएक्ट नहीं करेंगे। टर्मिनल अल्काइन का पॉजिटिव रिजल्ट होगा, नॉन टर्मिनल अल्काइन का नेगेटिव रिजल्ट होगा। एसिटाइलिन alkyne or terminal alkyne react with ammoniacal solution of cuprous chloride to form a red PPT of copper acetylide, while non-terminal alkyne do not form any PPT. So they are unable to react with these reagents. जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं, जिस तरह एसिटाइलिन एक टर्मिनल अल्काइन है, तो इनको जब हम इसके साथ ट्रीट करते हैं अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, यानी ये क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है, उसको कंबाइन करके यूज करेंगे तो हमारे पास कॉपर एसिटाइलाइड बन जाता है, यानी दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो दोनों हाइड्रोजन चले जाते हैं प्रोटॉन की फॉर्म में, और जब वो जाएंगे ज़ाहिर हाइड्रोजन पॉजिटिव है ना, तो हाइड्रोजन की जगह पे कॉपर पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। जिस तरह वहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा था सोडियम एमाइड में, सोडियम हाइड्रोजन की जगह रिप्लेसमेंट हो जाती है, तो यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट होगी। ज़ाहिर हाइड्रोजन जाएगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो फिर कॉपर पॉजिटिव वहाँ पे चला जाता है, उसको स्टेबलाइज करता है। तो ये जो कॉपर एसिटाइलाइड है इसका रेड कलर होता है, ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा इस रिएक्शन मिक्सचर में। तो ये जो सॉलिड बनता है उसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं, यानी ज़ाहिर है प्रिसिपिटेट क्या होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि जिस सोल्यूशन में बन रहा होता है उसमें वो सॉलेबल नहीं होता है, इनसॉलेबल होता है, तो इसका कलर रेड होगा। तो अगर कलर बन गया, यानी रेड कलर का पीपीटी बन गया, रेड कलर का प्रिसिपिटेट बन गया, तो इसका मतलब ये है कि वो अल्काइन जो हमने यूज़ किया है वो टर्मिनल अल्काइन है या वन अल्काइन है। अगर ये पीपीटी ना बना, यानी कोई प्रिसिपिटेट ना बना, कोई प्रिसिपिटेट ना बनने का मतलब है कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये होगा कि ये अगर अल्काइन है तो ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है बल्कि नॉन टर्मिनल अल्काइन। इसी तरह एक दूसरा टेस्ट भी इसके होता है, इसके लिए होता है हमारे पास, ठीक है, टॉलन टेस्ट इसके लिए यूज़ होता है आमतौर पर, जिसमें क्या होता है जी, एसिटाइलिन या वन अल्काइन आप कोई इसके लिए ले लें, ठीक है। ये टर्मिनल अल्काइन रिएक्ट विद अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म ए वाइट पीपीटी
ऑफ सिल्वर एसिटाइलाइड। नॉन टर्मिनल अल्काइन ये रिएक्शन नहीं करता है। अब यहाँ पे एसिटाइलिन है, क्योंकि टर्मिनल अल्काइन है तो ये इस सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिकल सॉल्यूशन के साथ ये रिएक्शन यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स करके हम यूज़ करेंगे तो इस रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सिल्वर एसिटाइलाइड जिसका वाइट कलर होगा, यानी सॉलिड फॉर्म में ये प्रोडक्ट बनता है, वाइट कलर इसका होता है। अगर ये बन जाए तो इसका मतलब ये टर्मिनल अल्काइन था, अगर ये ना बने इसका मतलब ये है कि टर्मिनल अल्काइन नहीं था। ठीक है, तो साथ ये बाई प्रोडक्ट अमोनियम नाइट्रेट और वाटर इसमें बन रहा है। इस तरह प्रीवियस रिएक्शन में अगर आप देखें अमोनियम क्लोराइड और वाटर बन रहा है। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉपर एसिटाइलाइड। ठीक है, रेड फॉर्म में बनता है, रेड पीपीटी ये वन अल्काइन को प्रूव कर रहा है, ये वन अल्काइन को प्रूव कर रहा है, सिल्वर एसिटाइलाइड यहाँ पे बन रहा है इस प्रोडक्ट के तौर पर। तो टॉलन टेस्ट भी इसको हम कंसिडर करते हैं और ये एल्डिहाइड के केस में भी हम इसको डिस्कस करेंगे, वहाँ पे भी टेस्ट यूज होता है। एल्डिहाइड कीटोन को उनके दरमियान डिफरेंस करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ओके, copper and silver acetalides are highly explosive in dry condition. They can however be decomposed by acids such as nitric acid to regenerate acetylene. याद रखना है कि जो कॉपर एसिटाइलाइड और सिल्वर एसिटाइलाइड होते हैं वो बहुत यानी हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं। ड्राई एयर में वो फिर आसानी से रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, और उनमें एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं जिसकी वजह से उनको हम डिकम्पोज करते हैं। जब हम डिकम्पोज करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ तो वो दोबारा एसिटाइलिन बना देते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमने उन्हें स्टोर करना है तो हम उसे डिकम्पोज करके एसिटाइलिन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, एसिटाइलिन इनसे रीजनरेट हो जाता है। तो अगर आपने एसिटाइलाइड बनाना है तो आप वो रिएक्शन कर लें, एसिटाइलाइड बन जाएगा। अगर आपने उसे दोबारा आपको एसिटाइलिन चाहिए या आप उसे स्टोर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो आप उसे नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करके एसिटाइलिन में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में वो स्टेबल नहीं होगा। सिल्वर एसिटाइलाइड और कॉपर एसिटाइलाइड के फॉर्म में उसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, यानी रिवर्स रिएक्शन आप इनका करेंगे, आपको दोबारा जो है वो एसिटाइलिन इसमें मिल जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। अल्काइन के अब रिएक्टिविटी में हमने बात की थी कि अल्काइन और अल्कीन की रिएक्टिविटी किसी हद तक सेम होती है, और उनके किस लिहाज से सेम होती है कि चूँकि उनमें पाई बॉन्ड दोनों में होता है, तो उनमें भी पाई बॉन्ड है, इनमें भी पाई बॉन्ड है, तो इस वजह से पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से उनकी रिएक्टिविटी मतलब कुछ रिएक्शन इनके सेम होते हैं, और स्पेशली इनके एडिशन रिएक्शन अल्कीन और अल्काइन दोनों में होते हैं। लेकिन हमने ये बात की है कि अल्काइन में एडिशन रिएक्शन स्लो होता है, अल्कीन में फास्ट होता है। अल्काइन में इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक नहीं करता और अल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करता है, लेकिन रिएक्शन दोनों करते हैं, याद रखिएगा। सबसे कॉमन रिएक्शन है अल्काइन का एडिशन रिएक्शन। एडिशन में सबसे पहली एग्जांपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। अल्काइन को जब आप प्लाटियम या निकल की मौजूदगी में हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे तो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाता है। तो एक ट्रिपल बॉन्ड पे जब एक मालिक्यूल हाइड्रोजन आप ऐड करेंगे तो एक मालिक्यूल में दो हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे आएगा, एक दूसरे पे आएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं था। अब ये एक आपने एक मालिक्यूल यूज़ किया, एक हाइड्रोजन इसको मिला, एक इसको मिला, हमारे पास अल्कीन बन गया। जब इस अल्कीन, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता, सिंपल जो कंडीशंस होती है हमारे पास हाइड्रोजनेशन की, तो उसमें हम इसको फर्दर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखें, इधर पहले एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, इधर एक हुआ, फिर दूसरे स्टेप में इधर एक और ऐड हुआ, इधर एक और ऐड हुआ, तो ये पहले अल्काइन था, फिर अल्कीन बना, फिर अल्केन, अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड। ठीक है, तो इस तरह यानी एंड प्रोडक्ट आपके पास अल्केन होगा। तो ये रिएक्शन आप अल्केन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टिपिकल एग्जांपल इसकी, इथाइन को हमने लिया, हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया, मतलब वो निकल प्लाटिनियम या प्लाडियम कैटलिस्ट यूज की, इथीन बन गया, फिर इथीन को जब हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया तो इथेन बन गया। अब ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि अगर हम अल्काइन को अल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं फिर तो हमने सिंपल हाइड्रोजन यूज़ करनी है और साथ कैटलिस्ट यूज़ कर देना है, जिस तरह हमने यहाँ पे बात की। ठीक है, अगर आप सिंपल अल्केन बनाना चाहते हैं। अगर आप अल्कीन पे रिएक्शन को स्टॉप करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि फिर आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका कि आप सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसको पार्शियल
रिडक्शन कहते हैं ओवरऑल, ये दोनों पार्शियल रिडक्शन है। जब आप अल्कीन पे रिएक्शन को स्टॉप करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अगर आप अल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं वो भी रिडक्शन है, लेकिन वो कंप्लीट रिडक्शन है, फुल रिडक्शन है। अल्कीन पे आप स्टॉप करेंगे रिएक्शन को, पार्शियल रिडक्शन है। तो अब इसके दो तरीके हैं, एक सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, दूसरा लेंडलार कैटालिस्ट। लेंडलार कैटालिस्ट की मौजूदगी में आप हाइड्रोजनेशन करेंगे या सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया वाला तरीका आप अप्लाई करेंगे, दोनों में अल्कीन के स्टेज पे आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अल्केन बनाना चाहते हैं तो फिर जस्ट आपने ना तो ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है ना ये यूज़ करना है, जस्ट आपने हाइड्रोजन यूज़ करना है और प्लाटिनियम प्लाटिनियम या निकल यूज़ कर देना है, तो आपका रिएक्शन अल्केन पे जाके स्टॉप होगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऑलरेडी आपको मैंने आइसोमरेज में बताया सिस और ट्रांस अल्कीन के डबल बॉन्ड की सेम साइड पे अगर सेम ग्रुप हो तो वो सिस होता है, अपोजिट साइड पे हो तो वो ट्रांस होता है। तो अब अल्कीन हम ट्रांस भी हासिल कर सकते हैं, सिस भी। तो हमारे पास जो लेंडलार कैटालिस्ट होता है वो हमें सिस अल्कीन बनाता है, सिस अल्कीन देता है। सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया वाला जो मेथड हमारे पास आता है, यानी जो हम अल्काइन को सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करके हासिल करते हैं, तो वो हमारे पास एंटी एडिशन यानी ट्रांस प्रोडक्ट हमें देता है, ट्रांस अल्कीन हमें बना के देता है, ठीक है। तो अगर आप ट्रांस अल्कीन बनाना चाहते हैं तो ट्रांस अल्कीन में जो रिएक्शन होगा उसको हम फिर एंटी एडिशन कहते हैं। सिस अल्कीन बनने का जो रिएक्शन होता है वो सेन एंड है, सेन मीन सेम साइड, एंटी मीन अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट, सेम एंड अपोजिट, सेम साइड पे ग्रुप का ऐड होना और अपोजिट साइड से ग्रुप का ऐड होना। तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल ट्रांस प्रोडक्ट बनता है और इसमें सिस प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। लेंडार कैटालिस्ट क्या होता है? इट इज कंसिस्ट ऑफ पैलेडियम डिपॉजिटेड ऑन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और बेरियम सल्फेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेंडार कैटालिस्ट जो होता है वो आप उसमें बेरियम सल्फेट, पैलेडियम उसके ऊपर डिपॉजिट हुआ होता है बेरियम सल्फेट सरफेस पे या कैल्शियम सल्फेट पे, तो उसको फिर पॉइजन किया जाता है किसके साथ? लेड की मुख्तलिफ फॉर्म के साथ। एक कैटालिटिक पॉइजनिंग इसको कहते हैं। इसमें ये होता है कि कैटालिस्ट फिर जो आपकी कंप्लीट रिडक्शन नहीं कर सकेगा, जब आप पॉइजनिंग उसकी करेंगे तो उसकी एक्टिविटी जो है ना वो कैटालिटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, वो फिर किसी स्टेज पर रिएक्शन को स्टॉप कर सकता है। यानी आप अल्कीन स्टेज पर स्टॉप करना चाहते हैं तो ज़ाहिर आपने इसे पॉइजन कर लिया। तो प्लाडी इसको जब आप लिखेंगे कहीं पे रिएक्शन पे तो लिखने का ये तरीका होता है PDBASF4। आप पी आप इसका मतलब ये है कि बेरियम जो है ना, बेरियम सल्फेट पे आपने से डिपॉजिट किया हुआ है उसके ऊपर, तो साथ फिर हम क्विनेलिन जो है उसको भी आमतौर पर जो है वो यूज़ करते हैं। क्विनेलिन जो है वो सॉल्वेंट यानी उसके अंदर हम इस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको साथ यूज़ करेंगे इस रिएक्शन के अंदर। तो लेंडार कैटलिस्ट आप यूज़ करेंगे तो आप पार्शियल रिडक्शन होगी, अमोनिया और लिक्विड अमोनिया सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे तो पार्शियल रिडक्शन होगी, लेकिन इसमें आपके पास ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, इसमें सेस प्रोडक्ट बनेगा। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स, सेकंड रिएक्शन है एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन में सेकंड टाइप है हाइड्रो हेलोजनेशन भी इसको कहते हैं, और रिएक्शन जिसमें हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों ऐड हो उसको हाइड्रो हेलोजनेशन कहते हैं। जिस तरह रिमूवल को हम डीहाइड्रोजनेशन कहते हैं, एडिशन को हाइड्रोजनेशन। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप जस्ट लाइक हाइड्रोजनेशन। पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में 1 मोल HX का ऐड होता है, दूसरे स्टेप में दूसरा मोल ऐड होता है, ये टोटल 2 मोल ऐड होंगे HX। तो पहले स्टेप में जब 1 मोल ऐड होता है तो विनाइलिक एलाइड बन जाता है, और सेकंड स्टेप में हमारे पास अनदर मॉलिक्यूल ऐड होगा और 1,1 डाई हेलो अल्केन बन जाएगा। तो सिमेट्रिक अल्कीन, दिस शुड बी अल्कीन, ए को यहाँ पे हटा दें। सिमेट्रिक अल्कीन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल ओनली इन सेकंड स्टेप। अगर आप सिमेट्रिक अल्कीन यूज कर रहे हैं तो याद रखिएगा पहले स्टेप में वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन दूसरे में वो करेगा, क्योंकि अब आप जो आपके पास डबल बॉन्ड जब आता है तो वो अनसिमेट्रिक जो है वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। वाइल अनसिमेट्रिक अल्कीन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल इन बोथ स्टेप। जो अनसिमेट्रिक अल्कीन है वो पहले स्टेप में भी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, दूसरे में भी। पहले में भी आपने उसका मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही बनाना होगा, दूसरे में भी मार्कोनिकॉफ बनाना है, अगर वो मार्कोनिकॉफ की कंडीशन फुलफिल हो रही है तो तब। एडिशन ऑफ HBr टू सिमेट्रिक अल्काइन। सबसे पहले सिमेट्रिक अल्काइन में एसिटाइलिन को हम ले लेते हैं, उसका HBr देखें
एक कार्बन पे हाइड्रोजन, दूसरे पे ब्रोमीन। अब आपकी मर्जी है, ये सिमेट्रिक है, इसमें किसी पे भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद चूंकि अब ये अनसिमेट्रिक हो गया, आप देखें इसकी ये साइड और ये बराबर नहीं है दोनों, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करता है जो ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन रखता हो। अब देखें इसमें 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इस पे ऐड हो जाएगा तो ये 1,1 डाइब्रोमोइथेन बन जाए, और Br इसी कार्बन पे ऐड हो जाएगा जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये मार्कोनी का प्रोडक्ट है। इसी तरह अनसिमेट्रिक अल्काइन में अगर आप देखें तो पहले ही स्टेप में मार्कोनी का रूल अप्लाई होगा। ये पॉजिटिव पार्ट है, इसने इस कार्बन पे अटैक करना है क्योंकि इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसमें कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं, तो ज़ाहिर हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। अब हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे। याद रखना है एडिशन में हमेशा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल में चेंज होता है और डबल फिर सिंगल में चेंज होता है। जब एडिशन आप करेंगे तो उसमें जो है वो चूँकि कार्बन को जो है कार्बन सेचुरेशन की तरफ जाता है, तो उसके फिर पाई बॉन्ड वो तोड़ देता है क्योंकि पाई बॉन्ड बनाना उसकी मजबूरी होती है। तो जब उसे कोई ग्रुप मिल जाता है तो फिर वो हमेशा सेचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होकर मीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे HBr का एक H इधर आएगा, Br इधर आ जाएगा, ठीक है। अब क्यों इधर आएगा? क्योंकि मार्कोनी का रूल के मुताबिक पॉजिटिव पार्ट इधर आना चाहिए। 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 इन। उसके बाद इसको यानी विनाइलिक ब्रोमाइड जो है उसको HBr के साथ मिलाएंगे। तो अब चूँकि ये भी अनसिमेट्रिक ही है, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो Br इधर अटैक करेगा और हाइड्रोजन यानी पॉजिटिव पार्ट क्योंकि हाइड्रोजन है तो वो इधर अटैक करेगा। 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन मार्कोनी का प्रोडक्ट आपका। तो आपको ऑलरेडी मैंने अल्कीन में मार्कोनी का रूल के बारे में बताया है कि इस रूल में हम ये कहते हैं कि जब किसी अनसिमेट्रिक अल्कीन या अल्काइन पे अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ऐड किए जाता है तो पॉजिटिव पार्ट जो अटैकिंग मॉलिक्यूल को होता है वो उस कार्बन पे अटैक करता है जिस पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो अब ज़ाहिर है इसमें इस जगह पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसमें इस जगह पे है, तो आपके पास यहाँ पे 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन जो कि मार्कोनी का प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें ये वाला मार्कोनी का यहाँ पे बनेगा। अगर आप उलट करेंगे तो आपके पास एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट होगा। एडिशन ऑफ वाटर जिसको हाइड्रेशन भी कहते हैं, हाइड्रेशन। एडिशन ऑफ वाटर टू सिमेट्रिक अल्काइन। अब इसमें भी 2 केसेस हैं कि सिमेट्रिक को भी आप ऐड कर सकते हैं, अनसिमेट्रिक को। सिमेट्रिक को करेंगे तो पहले स्टेप में मार्कोनी का रूल अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये ट्रिपल बॉन्ड है तो दोनों साइड सेम बन रही है। यहाँ पे CH इधर बन रहा है, तो किसी पे भी आप हाइड्रोजन और OH को ऐड कर सकते हैं। तो लेट से हमने इस पे OH ऐड कर लिया, इस पे हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रिपल से डबल हो गया। तो ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, साथ HCSO4 यानी मर्क्यूरी सल्फेट को भी यूज किया जाता है। 80 डिग्री पे रिएक्शन किया जाता है तो इसमें इथेनॉल बन जाता है, सॉरी इथेनॉल, दिस इज नॉट इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल। इसको हम इनोल भी कहते हैं, इनोल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन और ओल, ओल फॉर OH ग्रुप, इनोल। तो इनोल बन जाता है। अब जो इनोल होता है ये अनस्टेबल होता है, तो इसमें शिफ्टिंग हो जाती है, यानी हाइड्रोजन जो होता है वो शिफ्ट होता है, यहाँ से हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। जब ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है तो ये वाला बॉन्ड फिर यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के इधर 3 बॉन्ड सिंगल पूरे हो जाएंगे, एक फिर इधर सिंगल बनेगा, तो एक ये बॉन्ड डबल हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यानी इधर बन जाएगा, फिर ये बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन को ले लेगा तो ये बॉन्ड इस तरफ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये CH3 बन जाएगा। तो ये रिएक्शन मोस्टली एसिड की मौजूदगी में होता है, तो एसिड कैटालाइज टाइप ये होता है। तो इसमें आपके पास जो है वो इनोल जो है वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो कीटो फॉर्म बन रहा है दैट इज एसिटल्डिहाइड, ठीक है। एल्डो फॉर्म भी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम कीटो फॉर्म कहते हैं, वेदर इट इज एल्डिहाइड या कीटो। तो एसिटल्डिहाइड जो है कैसे बना कि ये वाला बॉन्ड डबल हो गया, इधर हाइड्रोजन इधर चला गया, तो ये एक दूसरे के टाटोमार है। तो जब टाटोमार एक टाटोमार दूसरे में कन्वर्ट होता है तो उस रिएक्शन को हम टाटोमराइजेशन कहते हैं। तो इसमें याद रखना ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, तो इक्विलिब्रियम मोस्टली इस तरफ होता है, यानी राइट साइड पे होगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम, और इसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन क्योंकि ये स्टेबल है। तो इस एडिशन रिएक्शन का जो एक्चुअल प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वो आपके पास एक एल्डिहाइड बनेगी, यानी यहाँ पे एसिटल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा अल्काइन ले रहे हैं, वो यहाँ पे आप कीटोन भी हासिल कर सकते हैं, यानी एल्डिहाइड कीटोन दोनों आप बना सकते हैं। एडिशन ऑफ वाटर टू अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक में आप ऐड करेंगे तो पहले ही स्टेप में मार्कोनी का रूल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आप यहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इधर आएगा,
और यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो OH नेगेटिव, यानी नेगेटिव पार्ट इधर आएगा, पॉजिटिव इधर हाइड्रोजन पॉजिटिव था, वाटर में हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो उसके बाद ये जो इनोल फॉर्म है इसको आप एटोमाइज करेंगे, हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये बॉन्ड यानी यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इस पे ले लेगा, तो ये आपके पास कीटोन बन गया। तो आप देख सकते हैं कि आपने जब ये वाला अल्काइन यूज किया तो आपको कीटोन मिला, ये एसीटोन भी इसे कहते हैं। तो ये एक दूसरे के टाटोमर है, जो कि टाटोमराइजेशन में ऑलरेडी हमने पढ़ा है, और इस रिएक्शन को फिर हम टाटोमराइजेशन कहते हैं। ये रिवर्सिबल होता है और उसमें ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, ये जो इनोल फॉर्म है ये लेस स्टेबल है, ये कीटो फॉर्म जो है ये मोर स्टेबल है। तो इसलिए इक्विलिब्रियम इस तरफ ज़्यादा होगा, मतलब इसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी रिएक्शन मिक्सचर में। ओके, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन क्या होता है, जब हम अल्कीन या अल्काइन में ब्रोमीन को ऐड करेंगे, एडिशन के लिहाज से हम ब्रोमिनेशन की बात करें, वैसे ये सब्स्टिट्यूशन के लिहाज से भी होता है। लेकिन जब आप अल्काइन में ब्रोमीन ऐड करेंगे तो ये दो स्टेप में ऐड होगा। पहले स्टेप में जो है वो एक मालिक्यूल ऐड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरे स्टेप में एक और मालिक्यूल ऐड होगा और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CCl4 सॉल्वेंट यूज़ होता है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हम करते हैं। तो चूँकि यहाँ पे आपके पास जो एल्काइन है तो एडिशन हमेशा एक एडिशन में एक एटम एक कार्बन पे जाता है, दूसरे पे जाता है। तो यहाँ पे आपके पास 1,2 डाइब्रोमीथेन बन गया। उसके बाद जब दूसरे दो ब्रोमीन ऐड होते हैं, यानी एक और मालिक्यूल ऐड होगा, तो वो एक कार्बन पे आएगा दूसरे पे, तो आपके पास क्या बनेगा 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमोइथेन, यानी इसमें टेट्राइलाइड बन जाएगा। अल्काइन को आप टेट्राइलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेट्राइलाइड को दोबारा आप अल्काइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो जो जिंक वाला रिएक्शन हमने पढ़ा था कि आप इसको जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करें अल्कोहल की मौजूदगी में हीट करके, तो आपको ये भी हासिल हो सकता है। लेकिन अगर आप इसमें ब्रोमीन ऐड करेंगे तो CCl4 की मौजूदगी में तो आपको प्रोडक्ट टेट्रा ब्रोमो अल्काइन मिलेगा। यहाँ पे चूँकि हमने इथाइन या एसिटाइलिन ली है, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो है 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। उसके बाद सेकंड रिएक्शन है ओवरऑल अल्काइन का सेकंड रिएक्शन ओजोनोलाइसिस, जो कि जिसमें ओजोन को हम ऐड करते हैं, और ये ऑक्सीडेशन टाइप एक रिएक्शन है, यानी ऑक्सीडेशन की एग्जांपल आती है अल्काइन की ऑक्सीडेशन। ओजोनोलाइसिस क्या होता है, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, इसमें ओजोन ब्रेक होता है। तो जब ओजोन को ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली वो कंपाउंड के अंदर अपने ऑक्सीजन को एडजस्ट करेगा और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। अल्काइन रिएक्ट विद ओजोन टू फॉर्म ओजोनाइड, इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो ओजोनाइड होता है, वो स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, तो वाटर की फॉर्म में वाटर के साथ डिकम्पोज हो जाएगा और कार्बोनिल कंपाउंड आपने बनाएगा। रिजल्टिंग कार्बोनिल कंपाउंड देन आइसोलेटेड विद H2O2 टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें एक्चुअली सबसे पहले ये होता है कि हमारे पास अल्काइन को हम ओजोनाइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर ओजोनाइड डाइकार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, फिर जो डाइकार्बोनिल कंपाउंड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके जो है वो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है हमको। ठीक है, तो बल्कि नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें कि इसमें जो है वो बल्कि पहला स्टेप क्या होगा कि आप ओजोन के साथ उसका ट्रीटमेंट करेंगे अल्काइन का, तो ओजोनाइड को जब वाटर के साथ मिलाएंगे तो डाइकार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, फिर डाइकार्बोनिल कंपाउंड को जब आप H2O2 के साथ मिलाएंगे, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी रिएक्शन ओवरऑल आपका 3 स्टेप में होगा। पहले आपके पास ओजोनाइड बनेगा, फिर आपके पास जो है वो यानी जो मेन प्रोडक्ट है वो ओजोनाइड के बाद डाइकार्बोनिल कंपाउंड कंपाउंड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा अल्काइन यूज करें, कार्बोक्सिलिक एसिड उसी तरह का बनेगा। ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, इसमें हमने क्या लिया, पेन2 आयन, यानी एक ऐसा अल्काइन लिया जिसमें दोनों ग्रुप डिफरेंट है, अनसिमेट्रिक हमने लिए। तो इसमें जो ओजोन होता है O3, ये उसकी एक रेजोनेंस फॉर्म आपको दिखाई गई है, इसमें दरमियान वाला ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये एक बना रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये इधर अटैक करेगा अपने नेगेटिव चार्ज की मदद से, ये वाला एक बॉन्ड इधर अटैक कर लेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। अब ये ओजोनाइड नहीं है, लेकिन एक जस्ट एक इंटरमीडिएट है, यानी स्टार्ट में यही बनता है। उसके बाद ये अपने आप को रीअरेंज करता है, यानी ये क्या करेगा कि ये अपना यहाँ से बांड तोड़ता है, ठीक है, तो और इसका यहाँ से भी एक बांड टूटेगा और एक यहाँ से भी टूटेगा। ठीक है, यहाँ से तोड़ें, ये यहाँ से तोड़ें, एक बांड इसका टूटता है।
तो फिर ये यहाँ से जब बॉन्ड तोड़ देता है तो ये फिर ऑक्सीजन आके डायरेक्ट जो है ना ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाएगा, यानी इस ऑक्सीजन का बॉन्ड डायरेक्ट इधर हो जाएगा। जब इधर होगा तो ज़ाहिर है इसके बॉन्ड तो 5 बन रहे हैं, तो एक बॉन्ड यहाँ से फिर तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन का, यानी एक ऑक्सीजन इस तरफ आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन इस तरफ रह जाएगा। तो आपके पास यानी जस्ट यहाँ पे 3 थे तो अब ये 2 रह गए। एक ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड तोड़ के इधर आया तो उसने बॉन्ड इधर बना लिया, फिर इसके बदले में ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, आपके पास ओजोनाइड बन गया। अब ओजोनाइड जो है उसको जब हम वाटर के साथ मिलाते हैं, ये देखिए ये मैंने, इसका मतलब ये है कि मैं वाटर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसका कोई साइन नहीं लिखा, मीन कि ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी इसको दे रहा हूँ, और ये माइनस लिखा है, इसका मतलब मैं इसे निकाल रहा हूँ, यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, मीन कि ये बन रहा है, ये प्रोडक्ट के तौर पर बन रहा है। तो इसको मैं अगर यहीं से निकालूंगा तो ये एरो पेन निकालेंगे तो उसके साथ मनफी लगाते हैं, आप माइनस लगाएंगे, मीन रिमूव कर रहे हैं यहाँ से। तो वाटर को जब आप इसके साथ मिलाएंगे तो एक ऑक्सीजन इसको दे देगा, ये मतलब आपके जो है वो ओवरऑल अगर आप देखें तो उसमें 3 ऑक्सीजन है, 3 में से एक ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा, तो ये H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो बाकी 2 ऑक्सीजन रह जाएंगे तो वो कार्बन के साथ, ज़ाहिर है बॉन्ड तो कार्बन के कम हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन निकलेगा तो वो डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो आपके पास डाई कार्बोनिल कंपाउंड, यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप है, पेंटेन 2,3 डायोन बन जाएगा। उसके बाद जो है वो, यानी इसको 1,2 डाई कीटोन भी हम कहते हैं, ये 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसमें जो है आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अगर आप इसको मिलाएं, क्योंकि ये आसानी से ये वाला बॉन्ड इसका टूट जाता है अगर आप इसको H2O2 के साथ मिलाएं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 OH ग्रुप होता है, जब आप इसको मिलाएंगे तो हर OH एक कार्बोनिल कार्बन को मिलेगा, तो अगर इस कार्बोनिल को OH मिलेगा तो ये बन जाएगा, यानी यहाँ से ये बॉन्ड टूट रहा है। ये मैं एक जस्ट आपको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एक साइन मैंने लगाया हुआ है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन के साथ जो है ना ये OH यहाँ से आएगा, तो ये एक प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 कार्बन है, ये इथाइल ग्रुप। तो इस तरफ अगर आप देखें ये मिथाइल था, तो एक जो OH है वो इस जगह पे आएगा, ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो ये एस्टिक एसिड, ठीक है, इसके दोनों OH यूज हो जाएंगे। तो इस तरह अल्काइन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन के थ्रू बना सकते हैं। ये इस रिएक्शन का एक एडवांटेज है कि आप अल्काइन को ओजोनोलाइसिस करके उससे मुख्तलिफ किस्म के एसिड बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा अल्काइन लेते हैं। जिस तरह का आप अल्काइन लेंगे उसी तरह के आपके ये कार्बोनिल कंपाउंड होगा और फिर उसी तरह के आपके पास एसिड बनेंगे, ठीक है। अब लेट से अगर आपने इधर भी मिथाइल ग्रुप लिया तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के ही बनेंगे। अब चूंकि आपने डिफरेंट लिए तो आपके पास डिफरेंट ये बन रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पे आप इथाइल ले लें तो ये दोनों आपके पास प्रोपेनोइक एसिड बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कोई और हायर एसिड हासिल करना चाहते हैं तो उसी तरीके से, यानी मतलब एक ऐसा एसिड के जिसके साथ कोई लॉन्गर अल्काइल ग्रुप हो, बड़ा अल्काइल ग्रुप हो, तो उस लिहाज से ही आपने यहाँ पे वो ग्रुप यूज करना होता है, ठीक है। उसी तरह का प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। तो वेराइटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन से हम हासिल कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले अल्काइन से जो मेन प्रोडक्ट हमारा है वो ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो डाइकार्बोनिल को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास पेयर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस में ये रिएक्शन आमतौर पर यूज होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड हम इससे बना सकते हैं। थर्ड ओवरऑल रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास 1 अल्काइन का ये रिएक्शन होता है, क्योंकि इसके लिए एसिडिटी, अल्काइन की एसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़ाहिर है हम जानते हैं कि 1 अल्काइन ये एसिडिक होता है, तो वो जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो अपना रिस्पेक्टिव एसिटाइलाइड बनाते हैं। ज़ाहिर है सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम एसिटाइलाइड ही बनेगा। तो ये रिएक्शन यानी इसकी एसिडिटी की वजह से होता है। तो अब जो 1 अल्काइन में हमारे पास एसिटाइलिन भी एग्जांपल आती है, तो जब इसको सोडियम मेटल के साथ हम ट्रीट करते हैं तो इसमें एक्चुअली सोडियम जो होता है वो इसको यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, यानी हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे सोडियम जा रहा है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन को अगर आप रिमूव कर रहे हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो आपके पास जस्ट 1 हाइड्रोजन यानी एक साइड से निकल सकता है। तो अब चूँकि मोस्टली यही होता है कि जो सोडियम एसिटाइलाइड होता है वो जस्ट 1 साइड से ही बनता है,
ठीक है, जिस तरह कॉपर में ये सिल्वर में हमने देखा है वो दोनों साइड से बनते हैं, तो ये एक साइड से बनेगा। तो एक हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल से यानी कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, जस्ट 1 हाइड्रोजन निकलेगा। तो फिर हम चूँकि अगर एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में हाइड्रोजन को शो करें तो ज़्यादा आसान ये होता है कि आप, एक और तरीका है कि आप 1/2 H2 लिख दें तो फिर भी वो एक मॉलिक्यूल, अगर इसको 2 लिखने की फिर ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर मैं 2 लूँगा तो हाइड्रोजन मेरे पास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 हाइड्रोजन जब मिलेंगे आपस में तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। यानी इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन रिलीज होता है, ठीक है। हाइड्रोजन इसका प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का, और साथ जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, सोडियम एसिटाइलाइड है, ठीक है। इसका यानी साल्ट बन जाता है। तो इसमें यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि पिछले रिएक्शन में जब हमने सोडियम एसिटाइलाइड बनाया तो हमने सोडियम अमाइड को एज ए बेस यूज़ किया। यहाँ पे हम उससे भी स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हैं, यानी सोडियम जो है और स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको जब आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो आपके पास जो है उसका रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट सोडियम एसिटाइलाइड ही होगा, ठीक है। ओके, दिस इज थर्ड रिएक्शन ऑफ अल्काइन, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट क्या है, सोडियम एसिटाइलाइड। और ये याद रखना है कि ये वाला रिएक्शन जस्ट 1 अल्काइन के केस में हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की एसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एसिडिक होगा तो उसका रिएक्शन फिर आसानी से होगा और वो हाइड्रोजन की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो नॉन टर्मिनल अल्काइन होते हैं उनके केस में फिर चूँकि हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो वहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी फिर कम हो जाती है, तो रिएक्शन सूटेबल नहीं होगा वहाँ पे ऐसे केसेस के अंदर। दिस इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू